देखिए, हम इकोनॉमी कवर कर रहे हैं एनसीईआरटी से। और उसमें हमने एक लेक्चर जो अभी रिसेंटली पोस्ट किया था, वो अंडरस्टैंडिंग द इकोनॉमी से एसोसिएटेड था। इंट्रोडक्शन एंड अंडरस्टैंडिंग द इकोनॉमी। बेसिकली हम जो कवर कर रहे हैं 12th क्लास की मैक्रो इकोनॉमी की बुक है। उसके तहत हमने बहुत सी चीज़ों को सीखा और जाना। आप जो भी अपने सिलेबस से सीखते हैं, जानते हैं, उसकी एप्लीकेशन कितनी यूटिलाइज़ कर पा रहे हैं आप, इस पे डिपेंड करता है आपका सक्सेस। कि आप उसे कितना अप्लाई कर रहे हैं, मतलब आप उससे कितना रिलेट करके देख रहे हैं अपने सराउंडिंग्स को। आपकी इंटरप्रिटेशन की ताकत कितनी मजबूत हो रही है सराउंडिंग के डिबेट्स, डिस्कशंस, अखबारों की खबरों को लेकर के। आप उन खबरों को समझने में कितने योग्य और सक्षम हो रहे हैं। हमारा पढ़ाने का उद्देश्य क्या होता होगा? हम जब आपको सब्जेक्ट्स कवर कराते हैं, उसके तहत टॉपिक्स कवर कराते हैं, एक एक टर्म, कॉन्सेप्ट, उसकी एप्लीकेशंस को जब कराते हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि हम उसे टिल डेट अपडेट सेंस में कवर कराएं, ताकि आप उसकी प्रैक्टिकल नेचर को समझें कि उसे आपको यूटिलाइज़ कैसे करना है। वो आपके लिए एक नॉलेज बेस से कहीं आगे जा कर के उपयोग में आने वाली शक्तियाँ हैं, जिसके बेसिस पे आप ट्रेंड्स को एनालाइज कर पाएँ, डेटा को इंटरप्रेट कर पाएँ, कंक्लूजन्स तैयार कर पाएँ, या जो कंक्लूजन्स किसी ने दिए अखबार में आप उन्हें समझ पाएँ। ये अगर आप कर पाते हैं तो आप सिविल्स की तैयारी में सही जा रहे हैं। मतलब योग्य बनाना, सक्षम बनाना चीज़ों में सब्जेक्ट का ये रोल है। उसी सेंस में हम अभी एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो टॉपिक है हमारे एक स्टूडेंट के डाउट से ही एसोसिएटेड। उन्होंने डाउट पूछा था, हमने एक खबर शेयर की थी ग्रुप में, और उनका डाउट था कि नॉन हाउसिंग हाउस होल्ड डेट क्या है। अब ये नॉन हाउसिंग हाउस होल्ड डेट का कॉन्सेप्ट जब हम समझें, तो इससे जुड़ी हुई आज की डेट में बहुत सारी डिबेट्स हो रही हैं नॉन हाउसिंग हाउस होल्ड डेट से एसोसिएटेड। इसके बाद आपको समझ आएगा कि जो मैक्रो इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट्स आप सब्जेक्ट वाइज सीखेंगे, वो अपनी रियल लाइफ में, अपने सराउंडिंग में आप कैसे अनफोल्ड होते देखेंगे। न्यूज़पेपर भी कैसे रीड किया जाता है, चीज़ों को कैसे समझा जाता है, ये भी समझ आ जाएगा। हम हर दिशा में प्रयास करेंगे। नॉन हाउसिंग हाउस होल्ड डेप्ट के डाउट को दिमाग में रख के हम कुछ रीसेंट न्यूज़ से एसोसिएटेड चीज़ों को समझें। एक तो ट्रेंड आज की डेट में क्या है समझेंगे, टर्म्स की यूटिलिटी को समझेंगे, खबर का एनालिसिस कैसे होता है, और एमसीक्यूज़ कैसे फॉर्म होते हैं। आएंगे मान लीजिए यहीं से। ये चीज़ आपको समझ कैसे आएगी? आप सब्जेक्ट कवर करके उस चीज़ को जानते हैं। ओके, हाउस होल्ड डेट हमने यहाँ पर सब आपके सामने रखा है। देखिए, जब हम हाउस होल्ड डेट की बात करते हैं, तो आप कर्जा लेते हैं। सपोज़ कीजिए आपने डेट लिया। सवाल खड़ा होता है कि आपने उस कर्जे का क्या किया। कर्जा लेना, डेट लेना बुरी बात नहीं है, आप उसका क्या कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। जैसे उदाहरण के तौर पर सपोज़ कीजिए कि एक पर्सन है, और उस पर्सन के पास एक रेस्टोरेंट है। मान लीजिए कि उसने अपना कैपिटल लगाया है अप्रॉक्स 1 करोड़ के अराउंड, और वो रेस्टोरेंट अच्छा चलता है, अच्छा चलता है। अब सपोज़ कीजिए कि उस रेस्टोरेंट में उसे एक ओपन एयर रेस्टोरेंट एक्सपेंशन करना है। उसकी अब तक की वर्किंग, उसके स्टाफ के बिहेवियर, उसका जो फीडबैक आता है कस्टमर का, वो पॉजिटिव फीडबैक सिनेरियो, वो सारी चीज़ों को समझ के ये डिसाइड कर पा रहा है कि मुझे एक रूफ टॉप ओपन रेस्टोरेंट डेवलप करना है। डिमांड भी है, हमारा फूड लोगों को पसंद भी है, हमारी हॉस्पिटैलिटी भी उन्हें पसंद है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मुझे 50 लाख की ज़रूरत है, जो मेरे पास अभी नहीं है। लेकिन अगर ये 50 लाख आ जाते हैं, तो अभी का मेरा मंथली रेवेन्यू, जहाँ समवट अराउंड 2 लाख के आसपास है, ये एक्सपेंड होकर के 3 to 4 लाख हो सकता है। मेरा फुटफॉल डबल हो सकता है। तो अगर वो ये सारे असेसमेंट करके 50 लाख रुपीज़ चाहता है, तो ये 50 लाख रुपीज़ उसे कहाँ से मिल सकते हैं? वो ये 50 लाख रुपीज़ कर्जे के रूप में ले सकता है, डेट। अगर उसने ये 50 लाख डेट के रूप में लिया है, इससे उसने अपने होटल को एक्सपेंड किया है, और उस होटल से उसने 1 और 2 लाख की एक्स्ट्रा इनकम जनरेट की है, एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट किया है, और वो बहुत आराम से अपनी
ईएमआई पे करके इस लोन को फिनिश करता है, तो उसके पास एक परमानेंट एनहांस्ड कैपेसिटी आ जाती है रेस्टोरेंट की, जिससे होने वाली कमाई आगे फर्दर उसकी फर्दर एक्सपेंशन, इनोवेशंस और कैपिटल में, एसेट में बदलेगी। तो यहाँ पर इकोनॉमी को बढ़ाने में इस कर्जे ने रोल प्ले किया। उसके रेस्टोरेंट का साइज़ एक्सपेंड करने में नए लोगों को उसने रोज़गार दिया, नए शेफ़, नए वेटर्स, नया स्टाफ, सबको उसने अपॉइंट किया, नए तरह के फर्नीचर की डिमांड की, फूड मोबिलाइज़ किया, कस्टमर डिमांड को सेटिस्फाई किया। उसने पहले से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की, उसने उसका बिल भरा, तो उसने हर किसी के लिए आगे रेवेन्यू जनरेट करने का काम किया, उसने लोगों को रोज़गार दिया। एक 50 लाख किस तरह से इकोनॉमी में मल्टीप्लाई होते हैं आप देखिए। वो किसी शेफ़ की सैलरी बनी, वो किसी अटेंडेंट की सैलरी बनी, वो किसी इलेक्ट्रिसिटी बिल की यूज़र चार्जेस बने, फ़ीस बने, वाटर बिल दिया आपने, अपने टाइल्स, कंस्ट्रक्शंस, लैंडस्केप डेवलप किया, ग्रीनरी, आपने हर किसी को रोज़गार दिया। तो दैट 50 लाख इन द फॉर्म ऑफ डेट टेकन बाय दैट एंटरप्रेन्योर, दैट होटेलियर, वो कन्वर्ट हुआ बहुत सारे लोगों की इनकम के रूप में। और सेकेंडली इसकी खुद की भी इनकम बढ़ी है। तो हियर दैट डेट इज़ अ गुड डेट, वो अच्छा है, वो एसेट क्रिएशन कर रहा है, वो इनकम जनरेशन कर रहा है, वो वेल्थ क्रिएशन कर रहा है, वो बुरा नहीं है। लेकिन इसी रेस्टोरेंट मालिक का उदाहरण लेते हैं। इसने सपोज़ कीजिए कि अपनी पूंजी से एक होटल लगाया, 1 करोड़ रुपए लगाया, कोई भी रीज़न हो सकता है होटल उतना नहीं चल रहा, जहाँ से इसे सब्जियाँ आती हैं, बाकी सारी चीज़ें आती हैं, इसे वहाँ की पेमेंट्स करनी है, इसे इलेक्ट्रिसिटी बिल भरने हैं, इसे सैलरीज़ देनी है स्टाफ की, इन सब चीज़ों के लिए इसने कर्जा उठा लिया और कर्जा उठा करके ये सारी चीज़ें पे कर रहा है। अपनी गाड़ी का पेट्रोल, फ्यूल, अपना खुद का पर डे का खर्चा, अपना आना जाना, इधर उधर घूमना फिरना, वो उसी कर्जे से पे कर रहा है। अल्टीमेटली वो कर्जा तो वापस हुआ नहीं हुआ, एक मैटर ऑफ डिस्कशन ही अलग है, बट वो कर्जा जो पैसा उठाया गया था, उस पैसे ने आगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को मल्टीप्लाई कितना का किया। उसने इस पर्सन के लिए एसेट्स क्या क्रिएट किए, इसकी कैपेसिटी को कहाँ इन्हांस किया, इसकी इनकम को बढ़ाने में कोई रोल कहाँ प्ले किया। वो तो इसके कंजम्पशन से जुड़े हुए एक्सपेंडिचर्स में ही एब्जॉर्ब हो गया। तो वो कर्जा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स में चला गया, ओवरहेड के खर्चे उतारने में ही चला गया, सैलरीज, बिजली के बिल, इन सब चीज़ों में ही चला गया। नया एक्सपेंशन इन द होटल, नए कुजीन्स, नए ऑर्डर्स, न्यू फुटफॉल, नथिंग लाइक दैट, नो एक्सपेंशन। और एक समय के बाद होटल गिरवी रखा है तो बिकेगा, ख़त्म होगा, एक पूरी की पूरी एक एंटरप्राइज, एक एंटिटी वैनिश हो गई। तो अल्टीमेटली वो लोग जो वहाँ पर अब कर्जे से सैलरी पा रहे हैं, वो बेरोज़गार होने ही वाले हैं। तो थोड़े दिनों में बेरोज़गार हो जाएंगे, थोड़े दिनों में वो बिजली का बिल भी बंद हो जाएगा, क्योंकि वो तो जगह ही बंद हो जाएगी, वो पानी का बिल। इसका लॉस पूरी इकोनॉमी को आएगा, किसी एक इंडिविजुअल को नहीं। अगर ये इस तरह से इसकी इकोनॉमिक हेल्थ ऐसी जा रही है कि ये जो कर्जे उठा रहा है, ये उसे अपने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर या ओवरहेड कॉस्ट निपटाने में ही लगा हुआ है, इसका मसला ना जानिए आप। आपको समय से ध्यान देना है, जैसे कि सरकारों को, और ध्यान दे के यहाँ इंटरवीन करना है कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। क्योंकि अगर आपने ये नहीं किया तो वो खुद तो डूबेगा, सब कुछ साथ में डूब जाएगा। इस तरह से आपकी इकोनॉमी में बारी बारी से बिजनेस हाउसेस, वेल्थ क्रिएटर्स, एंटरप्राइजेस ख़त्म होनी शुरू हो जाएंगी। और अगर ये सारे ख़त्म हो गए तो वैल्यू एडिशन कौन करेगा? प्रोडक्शन यूनिट्स, फार्म, जो फर्म होती है, जो प्रोडक्शन यूनिट होती है, वो वैल्यू एडिशन करती है। अगर वैल्यू एडिशन ही नहीं हो रहा, मतलब देयर इज़ नो प्रोसेसिंग टू द नेचुरल रिसोर्सेज, नथिंग लाइक दैट, नो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रिसोर्सेज, no processing of those resources, nothing like that. So no value addition, no manufacturing, nothing like that.
So if you are not adding any value to the things already existing, then you are not able to generate income. If you are not generating the income, you are not adding value, so you are not generating the income. Then how would you create wealth? So you are not creating the wealth in itself. If you are not creating the wealth, तो quality of life, लिविंग स्टैंडर्ड, चीज़ें कहाँ से आएंगी? वो समाज कंगाल, उनकी सरकार कंगाल, और कंगाल सरकार में कंगाल हॉस्पिटल, कंगाल कॉलेज, कंगाल स्कूल, सब कंगाली के हालात चल रहे हैं, बर्बादी चल रही है। अपने पढ़े हुए सब्जेक्ट की चीज़ों को खबरों में इस तरह से डाल के समझना है। हमें अपने भीतर आत्मसात करना है हमारे सब्जेक्ट के ज्ञान से जुड़े हुए हमारे सराउंडिंग के अनुभवों को। हमें अपने से एलियन नहीं रखना है उसे कि ये यहाँ पे पढ़ा, ये यहाँ पे रटा, एक इकोनॉमी का कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ रटा छोड़ा, ये यहाँ से खबर उठाई, ये यहाँ रटी। ये दोनों अलग कहाँ हैं? ये दोनों एक दूसरे के लिए ही तो थे। इसी आइडिया से अब हम जरा हाउस होल्ड डेट की तरफ आए। अब ये जो कर्जा यहाँ पर लिया गया था, ये कॉरपोरेट की तरफ से लिया गया था, या जो यूँ कह लीजिए किसी एंटरप्राइज़ की तरफ से लिया गया था। अब ऐसा मान लीजिए कि हम सोसाइटी में एक कर्जा मान ले सरकार ले रही है, पब्लिक सेक्टर और सरकार ले रही है, एक कर्जा मान लीजिए प्राइवेट कॉरपोरेट्स ले रहे हैं, और एक सेक्टर है हाउस होल्ड, एक कर्जा घरेलू लोग ले रहे हैं, हाउस होल्ड ले रहे हैं। अब हाउस होल्ड मान लीजिए कर्जा ले रहे हैं, तो पहले ऐसा माना जाता था, ज़्यादातर आप लोगों के जो पिता माता लोग हैं और उनके भी पहले वाले, वो कर्जा लेकर के घर बना रहे हैं। घर बनाया उन्होंने, ये कैपिटल का निर्माण हुआ है, पूंजी का निर्माण हुआ है एक तरह से। मतलब इसको आप समझिए एसेट बना है, क्योंकि उन्होंने इंटरेस्ट भी दिया, सब कुछ दिया, वटेवर। वो समय के दौरान लैंड की वैल्यू, और उस समय के दौरान उस बिल्डिंग ने जो आपको वैल्यू दी है, सबको आपका जो रेंट सेव किया और तमाम सारी चीज़ें, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपने एसेट क्रिएशन किया कर्जा लेकर के। आपने किसी ज़माने में 10 लाख रुपया कर्जा लिया, होम लोन वगैरह, 2-4 लाख रुपए का उन्होंने प्लॉट लिया, बाकी 5-6 लाख रुपए घर, और वही एक समय के बाद 20-30 साल के बाद वो जा कर के जगह हो गई 80-90 लाख करोड़ रुपए का वो हो गया। तो एक एसेट क्रिएशन हुआ। अच्छा, दूसरी बात, कई तरह के व्हीकल्स भी लिए जाते हैं, उन्हें भी हम एसेट्स में काउंट करते हैं, उनकी भी एक अपनी वैल्यू है। यस, डेप्रिसिएशन तो घर की भी है, डेप्रिसिएशन व्हीकल्स की भी है, दैट इज़ थिंग। तो घर लेना, व्हीकल्स लेना, मशीन्स लेना, घर की ऐसी चीज़ें लेना, ये आप समझ लिए कि आप कर्जा ले रहे हैं, हाउस होल्ड्स ने डेट लिया और एसेट्स में लगाया। लेकिन दूसरी तरफ गाड़ी नहीं ली, गाड़ी में जो तेल डल रहा है, पर्सनल लोन लेकर के तेल डलवा रहे हैं, पर्सनल लोन लेकर के इधर उधर घूमने जा रहे हैं, पर्सनल लोन लेकर के अपने क्रेडिट कार्ड की पेमेंटें दे रहे हैं, और वो क्रेडिट कार्ड की पेमेंट चढ़ी हुई है सिर पे, क्योंकि कहीं बैठ के पिज़्ज़ा खाया है, कहीं बैठ कर के कोई कपड़े खरीद लिए तो कपड़े खरीद गए, पिज़्ज़ा खा लिया, कहीं मूवी चले गए, कहीं तेल डला लिया, है ना, कहीं पहाड़ों में घूम आए, कुछ कर लिया। ये सब तो भाई कंजम्पशन है, ये तो उपभोग कर रहे हो आप चीज़ों का, और इसके लिए कार्ड पे कार्ड चला रहे हैं, वो भी क्रेडिट वाले। एक से एक फिनटेक ऐप का फ़ायदा उठा रहे हैं, फाइनेंशियल टेक्निकल सॉल्यूशंस जो आ जाते हैं। जब भी आप जोमेटो पे कुछ लेने जाते हो तो सारे ऑफ़र कूपन किन पे हैं? फिनटेक्स पे, कि इसके बाद लो तो 100 रुपये छूटे, तो ये छूटे, तो वो छूटे, जान छूटे। ये कहानी है, ये सब कर रहे हैं। एकदम से आया एक मोबाइल, एक घुसा आपके अंदर, ये ऑफ़र ले लो, बजाज फाइनेंस का ऑफ़र ले लो, HDFC का ऑफ़र ले लो, जल्दी गैलेक्सी S25 अल्ट्रा ले लो। मोबाइल उठा लिया, 1-1.5 लाख का, और चढ़ गया सर पे 1.5 लाख का कर्जा। इधर से मोबाइल उठा के बैठे हुए हैं, मोबाइल जो कि 1-2 महीने में ही खुद 80-90 का रह जाने वाला है, और 1-2 साल बाद लाइफ भी उसकी ख़त्म ही होने वाली। तो इस तरह की चीज़ों के लिए आप कर्जा उठा रहे हैं, नॉट क्रिएटिंग एसेट। ये मैटर ऑफ वरी हो जाता है कई बार, दिस इज मैटर ऑफ वरी, कि एसेट क्रिएशंस नहीं हो रही कर्जे से, लेकिन
जो कर्जा ले रहे हैं वो कंजम्पशन के रूप में यूज़ हो रहा है, बट कर्जा तो लायबिलिटी के रूप में बनता जा रहा है। तो कर्जा तो लायबिलिटी के रूप में बनता जा रहा है। लायबिलिटी बैलेंस होती है एसेट से, एसेट क्रिएट ही नहीं हो रहा है। तो ये एक पॉइंट के बाद जाकर के यही लोग इस कंजम्पशन को आगे मेंटेन कैसे रख पाएंगे, क्योंकि फर्दर इंस्टीट्यूशंस तो कर्जा देने से रही, और जो कर्जा देंगी तो इस इधर से एसेट से खींचेंगी, तो एसेट रिडक्शन होने शुरू हो जाएंगे, और एसेट की वो जो ढेरी लगाई थी वो पता नहीं कंजम्पशन में बदल जाएगी। तो मतलब बेच बेच के खर्चा करना, दुकान चली गई कर्जे में, ऐसा कहीं सुना होगा, दुकान चला गया, प्लाट चला गया, घर चला गया कर्जे में, इनकी अय्याशियाँ ख़त्म नहीं हुई। बात समझो आप, हैं ऐसे कई अय्याशियाँ नहीं ख़त्म हुई। एक ज़माने के तगड़े कहते साहूकार, आज ख़त्म बड़े। वो पता लगा लेना, वो यही तिकड़म समझ जाते तो बात सेट हो जाती कि वो जो कर्जा उठा उठा करके क्रिएशन नहीं कर रहे, कैपिटल फॉर्मेशन नहीं कर रहे, एसेट नहीं कर रहे, कंजम्पशन किए जा रहे हैं, तो एक समय के बाद लायबिलिटी इतनी बिल्डअप हो गई है, और वो लायबिलिटी जब देखेगी आप नहीं पे कर पा रहे हैं, वो आपके एसेट से पेमेंट लेगी, और एक समय में एसेट ही लायबिलिटी में कंज्यूम हो जाएगा सारा। इसके बाद अब क्या? इसके बाद लोगों के आगे हाथ फैलाना, बेइज्जत होना, सड़कों पर आना, और तमाम चीज़ें। समाज अगर ऐसा होने लग जाए तो किसी के लिए मैटर ऑफ वरी नहीं होना चाहिए। इसका नुकसान किसको है? पूरे देश की अर्थव्यवस्था को, समाज को, इकोनॉमी को। ज़्यादा से ज़्यादा हाउस होल्ड अगर इस परिस्थिति में आ जाएंगे तो होगी क्या परिस्थिति आर्थिक तौर पर? फिर शिक्षा कैसे ग्रहण करेंगे, विकास कैसे होगा, सरकारों को रेवेन्यू कैसे जाएगा, सेविंग्स ही नहीं होंगी, समाज ही नहीं सेविंग कर रहा, समाज ही से सरकार है, समाज ही से बैंक है, समाज से ही कॉरपोरेट है, समाज ही से डिमांड है तो प्रोडक्शन है, हाउस होल्ड समाज ही से आता है। अब समाज ही के स्तर पे कोई सेविंग नहीं है, कुछ नहीं है, तो आगे किसी के पास भी कुछ नहीं। इस तरह के फना हो चुके, बर्बाद हो चुके लोग क्या डिमांड क्रिएट करेंगे? तो फिर किसके लिए बनाओगे S25 अल्ट्रा? उनका तो बटनों वाला फ़ोन चलाने के हालात नहीं चल रहे। कंपनियां धीरे धीरे डूबेंगी, कंपनियां डूबेंगी, रोजगार बंद होंगे। सबसे पहले वो अपने घर से, सबसे पहले उनके घर से धीरे धीरे सर्वेंट और मेड निकालेंगे, अपना लिविंग स्टैंडर्ड लो करेंगे। अब सबसे पहले घरेलू स्टाफ गया, फिर गाड़ी गुड़ी होती थी बिक गई, वो गाड़ी धुलवाते भी थे, सर्विस स्टेशन का काम गया, है ना। धीरे धीरे देखो सब गया, अच्छे नाई के पास बाल कटाते थे वो भी गया, सब धीरे धीरे सब हो गया, ब्रेड बटर सब गया, एकदम सब सिंपल। बड़ा ये लोग परेशान भी बड़ा रहते हैं अंदर ही अंदर, बैठ बैठ करके बड़ा पंजाबी च कहते भुब्बा मार मार के रोंदे कि कदे वो ब्रांड दे बूट पाई दे ही, कदे वो शर्ट, कदे वो जीन। अज हालात वेखो साडे किदां दे, बड़ा रोते बहुत है। इनका रोना तो निजी है, लेकिन हम रो रहे हैं क्यों? इनका रोना अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। ये सारी चीज़ें लोगों को बढ़िया बढ़िया पढ़ने से रोक देती हैं चीज़ें, क्योंकि बढ़िया बढ़िया पढ़ के बढ़िया बढ़िया पैकेज पे जाना चाहते हैं वो, क्योंकि कंपनियां बढ़िया मुनाफे कमाती थी चीज़ें इन्हीं बेच के, वो ख़त्म हो गया सारा खेला। अब कंपनी भी उन MBAs और उन सबको अपॉइंट करना बंद कर गई कि बिकता ही नहीं कुछ, तो वो भी फिर उन दिशाओं में पढ़ना उड़ना छोड़ गए, वो इनोवेशंस भी रुक गई सारी। पूरा चक्र आपस में जुड़ा होता है। इसीलिए इकोनॉमिस्टों के लिए, गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस के लिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए ये सारे ट्रेंड लगातार स्टडी करना बहुत ज़रूरी होता है। तो हाउस होल्ड कर्जा तो उठा रहे हैं, पर हाउसिंग लोन कैटेगरी में नहीं, दूसरी कैटेगरीज में कर्जा ज़्यादा उठाया जा रहा है। ये दिक्कत की बात है। कर्जा पर्सनल लोन के रूप में उठाया जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल क्रेडिट कार्ड्स का किया जा रहा है, ये दिक्कत की प्रॉब्लम है। और इसके नतीजे फिर क्या आ रहे हैं कि धीरे 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 जो एक डिमांड है जो अभी कर्जे ने बनाई है, ये डिमांड एक समय के बाद फिर वैनिश होगी। पहली बात। दूसरी बात, परिवार कमज़ोर पड़ रहे हैं ऐसा लगता है। तीसरी बात, एसेट क्रिएशन स्लो हुआ है और फिर एक समय के बाद क्रिएटेड एसेट लायबिलिटी में एब्जॉर्ब होने लग जाएंगे, ये दिक्कत की बात हो जाएगी। ओवरऑल
जो मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी किसी सरकार की है ये उसके लिए चुनौती है। ये देखना पड़ेगा सरकार को कि कैसे चलना है हमें। मतलब एम्प्लॉयमेंट के लेवल पे कोई दिक्कत आई है क्या? मैक्रो इकोनॉमिक पे लेवल पे देखेंगे, एम्प्लॉयमेंट लेवल पर कोई दिक्कत आई है क्या? या वेज रेट्स में इशू चल रहे हैं? इंटरेस्ट रेट्स के लेवल पर समस्या चल रही है? क्या महंगाई की समस्या चल रही है? क्या ओवर कंजम्पशन हो रही है? क्या बहुत ज़्यादा फिनटेक सॉल्यूशंस के कारण क्रेडिट एक्सेस बहुत बढ़ गया है? क्या क्रेडिट रीच बन गई है? क्रेडिट ल्यूक्रेटिव तो नहीं हो गया? क्या लोग ज़्यादा भोग विलासी हो गए हैं? दैट वी नीड टू सी, और फिर हमें उन पर इसी तरह के चेक्स और बैलेंसेस लगाने पड़ेंगे। इसीलिए वो सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं और उनकी एप्लीकेशन को समझते हैं कि ये करोगे तो वो होगा, वो करोगे तो ये होगा। क्योंकि सरकारें तो फिर वो कर करा के ही कुछ करेंगी। सरकारें फिर फिनटेक्स के ऊपर चार्जेस लगाएंगी कि अगर आप ये कर रहे हैं तो ये चार्जेस लगेंगे। फिनटेक्स फिर वो कूपन, वो ऑफ़र देना धीरे धीरे घटाएंगे। वो कूपन ऑफ़र कम मिलेंगे तो जो 4 ऑर्डर ठोक देते थे जोमेटो पे उसकी जगह 1 ही डालोगे, वरना वो जो 1 डालने लगते थे वो साथ में एक कटोरी आ जाती थी, इतना और कर लो तो ये भी ले जाओ, इतना और डालो तो ये भी मिल जाए। वही खर्चना 400 तक खर्च के आते थे, 700, वो 300 रुपया। और स्वाइप मारा है क्रेडिट कार्ड। और क्रेडिट कार्ड पे जब क्रांतिकारी चीज़ हुई कि यूपीआई इनेबल्ड क्रेडिट कार्ड आ गए, फिर तो कहानी बदल गई। फिनटेक ने कहा जाके बैंक से कि बात ऐसा है, माल तुम्हारा एसेट बहुत बना दूंगा, लोन बहुत बनवा दूंगा, बात इतनी है कि क्रेडिट कार्ड लॉन्च करो विद यूपीआई। क्योंकि स्कैनर चलता है आज की डेट में, 50 रुपये की ब्रेड स्कैनर, और पैसा उसके पास है नहीं, काम धंधा नहीं कर रहा, या जा नहीं रहा, या काम मिल नहीं रहा, और लत लगा दी हमने ब्रेड बटर जैम वाली, तो वो जाएगा सुबह दुकान पे, जाएगा क्रेडिट कार्ड लेके, लेकिन यूपीआई स्कैनर होना चाहिए उसमें। तो सरकार हो सकता है कि इस पर फिर लगाए कि अगर क्रेडिट कार्ड के बाद यूपीआई स्कैनर यूज़ कर रहे हैं तो इतना फीस देना होगा। यार यूपीआई इनेबल्ड क्रेडिट कार्ड अब रहेगा ही नहीं, तो एकदम से हाथ बंद जाएंगे कि अब क्या करें। किसी तरह से चीज़ों में बदलाव कोई ना कोई लाया जाएगा, कर्जाई होने से, डूबने से बचाया जाएगा, ऐसे कदम उठाए जाएंगे। ये थी भूमिका जो मैंने बांधी कि मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ। क्या भूमिका सही बंध गई है? क्या बात समझ में आई है कि करना क्यों चाहिए, ये जानना क्यों चाहिए? हम किसी सब्जेक्ट को पढ़े ही क्यों, पहला सवाल मन में ही आ जाना चाहिए। इतना जोर लगाना ही क्यों, ये टर्म ही क्या है? क्या हम मैक्रो इकोनॉमी के स्टूडेंट हैं यार? नहीं, हम तो सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट हैं। सिविल सर्विसेज करके किधर जाना है ये बताओ पहले मुझे। किसी ना किसी संस्था पे ही जाओगे। संस्थाएं करेंगी क्या? संस्थाओं को करना क्या है? भारत को प्रगति देनी है, स्थिर रखना है और प्रगतिशील बनाए रखना है। और वो स्थिरता हर फ्रंट पे चाहिए, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, सैन्य के आधार पर भी। और वही स्थिरता आपके वहाँ आएगी, इसलिए आपको वो पढ़ना है। तो मैक्रो इकोनॉमी टर्म से ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उसका कर्म, कि वो करती क्या है, उसके रिजल्ट्स क्या हैं। दैट इज़ व्हाट वी नीड टू ऑब्जर्व। तो वो ये कहते हैं, ये सबसे पहले जो हम आपके सामने बात रखने जा रहे हैं, ये अप्रैल 2024 के आसपास की खबर का एक हिस्सा, फिर उसके बाद जो अभी रखेंगे आपके सामने हम, वो बिल्कुल रिसेंट 12 मार्च 2025 के आसपास की खबर, दोनों आपके सामने रखने जा रहे हैं। वो कहते हैं कि हाउस होल्ड डेट रिकॉर्ड हाई एट 39.1% ऑफ जीडीपी। जो हाउस होल्ड डेट है वो जीडीपी का 39.1% हो गए। मतलब अगर जीडीपी 100 करोड़ है देश की, तो हाउस होल्ड डेट कितना हो गया? 39 करोड़ के आसपास। ओके, सो हाउस होल्ड डेट रिकॉर्ड हाई एट 39.1% ऑफ जीडीपी ड्रिवन बाय नॉन हाउसिंग लोन्स। तो हाउस होल्ड ने इतना डेट जो कर लिया है, उसमें कंपोनेंट के रूप में कंट्रीब्यूट कर रहा है हाउसिंग लोन सेगमेंट से ज़्यादा नॉन हाउसिंग सेगमेंट। ये है मैटर ऑफ वरी। बाकी हाउस होल्ड डेट उतना मैटर ऑफ वरी नहीं होता अगर हाउसिंग लोन सेगमेंट की तरफ जा रहा होता, क्योंकि बेस में एक एसेट होता, एसेट काम आता है।
अब ये कुछ टर्म्स ऐसी लिखी हुई हैं कि आप थोड़ा समझ भी पाएँ कि अखबार पढ़ते हुए, चीज़ें करते हुए कैसे करना है। ये हमें पता कैसे लग रहा है, ये आंकड़ा कब का है, थर्ड क्वार्टर ऑफ FY24, मतलब थर्ड क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024। जब फाइनेंशियल ईयर 2024 की बात कर रहा हूँ और थर्ड क्वार्टर की बात कर रहा हूँ, तो एक फाइनेंशियल ईयर 12 महीनों का होगा और पूरे 12 महीनों के 3-3 महीने के 4 क्वार्टर बना लीजिए। और जब मैं फाइनेंशियल ईयर 2024 की बात कर रहा हूँ तो मतलब मैं बात कर रहा हूँ 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 की। 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक, क्योंकि कोई भी एक फाइनेंशियल ईयर लास्ट ईयर की 1 अप्रैल से उस ईयर की 31 मार्च तक होता है। जैसे फाइनेंशियल ईयर 2025 कौन सा होगा, 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक। तो कोई भी एक फाइनेंशियल ईयर उसके पिछले ईयर की 1 अप्रैल से शुरू होके उसके अपने ईयर की 31 मार्च तक चलता है। 12 महीने, 4-4 महीने के 3-3 महीने के 3-4 क्वार्टर बनाने हैं। तो अगर ये कह रहा है कि थर्ड क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024 की कहानी है, तो ये कौन सी बात है। तो पहला क्वार्टर होगा 2023 अप्रैल का मंथ, मई का मंथ, जून का मंथ। तो अप्रैल, मई, जून वो फर्स्ट क्वार्टर है। दूसरा क्वार्टर होगा जुलाई का महीना, अगस्त का महीना, सितंबर का महीना, तो वो सेकेंड क्वार्टर है। तीसरा क्वार्टर होगा अक्टूबर का महीना, नवंबर का महीना, दिसंबर का महीना, वो थर्ड क्वार्टर है 2023। और फिर 2024 में आप एंटर कर गए तो अब आ गया चौथा क्वार्टर, जनवरी का महीना, फरवरी का महीना और मार्च का महीना। तो जब ये बात कर रहा है Q3 FY24, तो मतलब क्वार्टर थर्ड फाइनेंशियल ईयर 2024, मतलब ये बात कर रहा है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की। अब अखबार में जब भी पढ़ें तो ये आपको बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। तो वो ये कह रहा है कि हाउस होल्ड डेट रिकॉर्ड हाई एट 39.1% ऑफ GDP ड्रिवन बाय नॉन हाउसिंग लोन्स। थर्ड क्वार्टर का आंकड़ा आया है फाइनेंशियल ईयर 2024 का। इसके पहले जो इसके प्रीवियस पीक आई थी वो कब आई थी, Q4 FY21। अब समझ गए ना आप ये किसकी बात है, क्वार्टर 4 फाइनेंशियल ईयर 2021। अच्छा, ये कौन सा होगा फिर, कोरोना पैंडेमिक पीरियड। तो पैंडेमिक पीरियड में हालात क्या हो गए थे लोगों के, जॉब्स चली गई, रोज़गार बंद हो गए, सब कुछ। तो फिर ऐसे में डेट तो लेना ज़रूरी था क्योंकि खर्चे चलाने ज़रूरी थे। तो हाउस होल्ड डेट तब पीक हुआ था, और तब पीक हुआ था 38.6%। और समझा जा सकता था, जायज़ था, क्योंकि तब हालात बुरे थे। उस समय में ऐसा माना गया था कि जो GDP ग्रोथ है तब क्वार्टर फोर 2021 फाइनेंशियल ईयर की GDP ग्रोथ गई लगभग 3.4% के आसपास। 3.4% के आसपास तब GDP ग्रोथ रेट था, और तब हाउस होल्ड जो डेट था वो 38.6% था। लेकिन जो क्वार्टर 3 2024 फाइनेंशियल ईयर है उसकी GDP गई लगभग 8.3% के आसपास, और फिर भी आपका हाउस होल्ड डेट गया है लगभग 39.1%। ये मैटर ऑफ वरी है कि GDP ग्रोथ रेट इतना गया है, फिर भी हाउस होल्ड डेट इस पीक पे क्यों पहुंचा, 39.1% पे क्यों पहुंचा, कि क्या वो GDP ग्रोथ उतना रोजगार पैदा करने में सक्षम हुई, क्या वो GDP ग्रोथ लार्जर लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हुई, ये बड़ा सवाल है। क्या वो GDP ग्रोथ रेट का बेनिफिट तमाम लोगों को मिला, दिस इज द क्वेश्चन। तो ये सारे सवाल हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। द डेट इज एस्टिमेटेड टू हैव जंप्ड 16.5% ईयर ऑन ईयर। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आप पिछला क्वार्टर पिछले ईयर का फाइनेंशियल ईयर का लेके अगले क्वार्टर अगले फाइनेंशियल ईयर से कंपैरिजन कर सकते हैं। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपैरिजन आप करेंगे। ओके, तो YOY ऐसा लिखा गया होगा। तो 16.5% तक ये जंप हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो ये वाला लोन इतने परसेंट जंप हुआ। दूसरी तरफ देखते हैं कॉरपोरेट लोन कितने परसेंट जंप हुआ, वो भी देखते हैं। दिस इंक्रीज्ड हाउस होल्ड लेवरेज। हाउस होल्ड लेवरेज मतलब कि ये जो इतना लेवरेजिंग इफेक्ट ही है ना, कि आप इतना ज़्यादा बूस्ट दे रहे हैं डेट मार्केट को कि यू आर लेवरेजिंग इट,
what is leveraging that debt market? That's a household consumption demand. Basically household is driving that debt market. So this household leverage given by the household sector to the debt market, so that's the word is leverage. Okay, कि इस समय लीवर किसके हाथ में है, लीवर किसने दबाया हुआ है, गेम किसके हाथ में है, हाउसहोल्ड. ओके, दैट्स ऑल. सो दिस इंक्रीज्ड हाउसहोल्ड लेवरेज is in sharp contrast with the rise in corporate borrowings, estimated to have risen by just 6.1% year on year in Q3 financial year 2024, easing to a 15-year low of 42.7% of GDP. 15 साल का सबसे लो आंकड़ा दिख रहा है कि जो कॉरपोरेट बोरोइंग है वो 42.7% ऑफ जीडीपी पे है. ये 15 ईयर में सबसे लो जा रहा है. और ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखी गई है 6.1% कॉर्पोरेट बोरोइंग में. जीडीपी 8.3% जा रहा है, जीडीपी 8.3% जा रहा है. उसके बावजूद हाउस होल्ड डेट में जंप 16.5% का आ रहा है. जीडीपी 8.3% जा रहा है, उसके बाद कॉर्पोरेट बोरोइंग 6.1% से ग्रो कर रहा है और 15 साल के लो पे खड़ा है 42.7 ऑफ द जीडीपी. इसका मतलब कि जीडीपी की इस ग्रोथ के कारण एंटरप्राइजेज और एंटरप्रेन्योर के पास मुनाफों के रूप में पैसा तो आया, कैश तो आया, बट दे आर होल्डिंग दैट कैश इन अ टाइट पोजीशन. व्हाई दे आर नॉट इन्वेस्टिंग इट? द क्वेश्चन इज व्हाई दे आर नॉट इन्वेस्टिंग इट. जब वो उसे निवेश करेंगे अल्टीमेटली कॉरपोरेट बोरोइंग की मांग भी और बढ़ेगी. तो ऐसा लग रहा है जैसे निवेश नहीं किया जा रहा है, जैसे कहीं ना कहीं कोई अनसर्टेनिटी डरा रही है उन्हें. अनस्टेबिलिटी से घबरा रहे हैं. क्या कोई अनस्टेबिलिटी है मार्केट में? हो सकता है ग्लोबल जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स उनको टेंशन दे रहे हो सकता है जो सप्लाई चेन्स ग्लोबली डिस्टॉर्ट हुई हैं उन्हें तंग कर रही. हो सकता है जो ये क्लैरिटी नहीं हो पा रही है कि दुनिया भर में इन्फ्लेशन कहाँ सेटल बैठेगी और जो रेट सेंट्रल बैंक्स के द्वारा डिसाइड किए जा रहे लेंडिंग रेट्स हैं वो क्या करवट लेने वाले हैं, अभी वो क्लियर नहीं है. हो सकता है वो डिमांड प्रॉपरली आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि किस सेगमेंट की, किस सेक्टर की क्या मांगे आ रही हैं. सो पोस्ट पेंडेमिक इम्पैक्ट है, डिस्टॉर्शंस हैं, वट एवर बी द सिचुएशन. जीडीपी रिवाइव्ड, ग्रोथ रेट रिवाइव्ड, एंड दैट ग्रोथ रेट रिवाइव्ड, इसी का एक नतीजा ये भी है कि लोगों की जो मांग हाउस होल्ड की तब पेंडेमिक के समय एकदम दब गई थी, वो एकदम से अब खुल के आई, अनलीश हुई है. तो ये भी एक कारण है कि उन्होंने कंजम्पशन बढ़ाया, तब दबा ना 2 साल 3 साल, तो अब वो वापस से आया. तो एक लेवरेजिंग इफेक्ट आया हाउस होल्ड की तरफ से, तो उन्होंने कंजम्पशन बढ़ाई है. बट साइमल्टेनियसली उनकी इनकम बढ़े, उनके कर्जे उनको कम लेने पड़े अपनी मांग पूर्ति के लिए, और जो कर्जा ले एसेट के लिए लें क्योंकि मांग पूर्ति कमाई से हो रही है. इसके लिए उसी जीडीपी के बढ़ने से साइमल्टेनियसली जो निवेश बढ़ना चाहिए था कॉर्पोरेट्स के लेवल पे, या साइमल्टेनियसली कॉर्पोरेट बोरोइंग में फिर अच्छा खासा ग्रोथ दिखना चाहिए था कि वो आशावान हैं, वो पॉजिटिव हैं आगे अर्थव्यवस्था को लेकर और नीतियों को लेकर के. ये नहीं नजर आ रहा है, ये डायकोटोमिकल है कि एक तो जीडीपी ग्रोथ बढ़ने से नेचुरली पेंडेमिक की दबी मांग घरेलू स्तर पर अब बढ़ी, क्योंकि लोगों की आमदनी बढ़ी होगी ऐसा लगा, तो फिर वो अपनी इनकम से उसे कंजम्पशन को सपोर्ट करते, पर उन्होंने सपोर्ट किया है बोरोइंग से, क्योंकि नॉन हाउस होल्ड सेक्टर में लोन लिया जा रहा है. तो इसका मतलब दबी मांगे खुल तो गई पोस्ट पेंडेमिक पीरियड में, लेकिन मांग की पूर्ति आ रही है बोरोइंग से. इनकम से आनी चाहिए थी, इनकम से आनी चाहिए थी, ये उम्मीद इसलिए लगी क्योंकि जीडीपी ग्रोथ रेट जबरदस्त दिखा है. जीडीपी ग्रोथ रेट का लाभ है, हुआ है, वो दिखा है क्योंकि कॉर्पोरेट के पास अच्छा खासा कैश स्टॉक है, पर स्टॉक में है, निवेश के रूप में नहीं आ रहा है. निवेश के रूप में आता तो हाउस होल्ड का कंजम्पशन इनकम से सपोर्ट होता, बोरोइंग से सपोर्ट ना होता. और निवेश नहीं आ रहा है, इसका दूसरा उदाहरण है कॉर्पोरेट बोरोइंग में बढ़ोतरी नहीं दिख रही. 15 ईयर का जीडीपी प्रपोर्शन में अगर देखें कॉर्पोरेट तो 42.7 लो पे जा रहा, ईज हुआ है, जबकि कंजम्पशन तो बढ़ा ही है ग्राहक ने, वो बोरोइंग से ही कर रहा है वो कंजम्पशन. ये भी एक चीज़ है. ये है सब्जेक्ट को स्टडी करके ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करने का आपकी दक्षता. तो हम जब आपको लेक्चर कराते हैं, सब्जेक्ट कराते हैं, हमारा उद्देश्य आपको क्या है, आपको ज्ञान चेपना,
या झेपना नहीं, आपको तोता या रट्टू व्यक्ति नहीं बनाना, आपको योग्य बनाना, आपको सक्षम बनाना कि आप स्वयं चीज़ों का अध्ययन करना सीखें, आप उनमें से चीज़ें निकालना सीखें। अदरवाइज तो इंग्लिश में लिखा एक अखबार ही तो है, और क्या है, आप क्यों नहीं कर सकते इसका एनालिसिस? क्या नहीं पढ़ा है आप? बहुत अच्छे से कर सकते हो। और इसे पढ़ो, सरकार की वेबसाइट्स पे सरकारें क्या कह रही है वो भी पढ़ो, सबको पढ़ो और एक संतुलित व्यू बनाओ। हमने एक ही अखबार की बोली भी क्यों बोलनी है? हमने एक संतुलित व्यू बनेगा, हो सकता है एकदम सही पिक्चर समझ आए आपको, बट ये आप ही का है, आप ही को समझना है। उसके लिए मैं योग्य आपको बनाऊंगा। शिक्षक का और शिक्षा का उद्देश्य क्या है? आपको योग्य बनाना, वो मैं करूंगा। ऐसे रोज लेके अखबार एनालिसिस करने नहीं बैठ जाऊंगा, ठीक है? सब्जेक्ट के वजह तो हम कर ही रहे हैं। तो इतनी बात अब तक मैं समझा पाया हूं। ओके, आगे बढ़े। वो ये कह रहे हैं कि एक आंकड़ा सरकार की तरफ से आया है कि पोस्ट पैंडेमिक पीरियड में कंजम्पशन डिमांड बाउंस हुई है, लोगों के पास क्षमता आई है, इसलिए बोरोविंग हो रही है। तो पत्रकार कह रहा है कि हमने फिर इसको इस आंकड़े से काउंटर किया कि शेयर ऑफ नॉन हाउसिंग लोन्स वाज 72% ऑफ द टोटल हाउस होल्ड डेट। तो आप ये कह रहे हैं कि जो हाउस होल्ड डेट आ रहा है वो पोस्ट पैंडेमिक फिनोमेना है, कि मांग आई है एकदम से, बट अल्टीमेटली हाउस होल्ड डेट में प्रपोर्शन नॉन हाउसिंग लोन का 72% बोल रहा है। ये सही है? केवल 28% ही एसेट की तरफ जा रहा है, 72% तो नॉन हाउसिंग कैटेगरी में जा रहा है, एंड दिस इज नॉट अ गुड ट्रेंड। ये ट्रेंड इसलिए गुड नहीं है क्योंकि कुछ आंकड़े और भी इसके साथ आ जाएंगे, वो बताएंगे। वो कह रहे हैं कि द हाउस होल्ड सेक्टर अकाउंटेड फॉर ऑलमोस्ट 70% ग्रोथ इन नॉन गवर्नमेंट नॉन फाइनेंशियल डेट। यानी कि मैंने पहले बताया, हम सेक्टर के रूप में ले लें तो गवर्नमेंट डेट लेती है, कई तरह के हम फाइनेंशियल डेट लेते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट और तमाम सारी चीज़ों के लिए। तो हम ये मान करके चलें कि अगर हम गवर्नमेंट वाली एंटिटी माइनस कर दें तो फिर बच रहे हैं दो लोग, एक हाउस होल्ड और एक बच रहा है कॉरपोरेट, दो बच रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि द हाउस होल्ड सेक्टर अकाउंटेड फॉर ऑलमोस्ट 70% ग्रोथ इन द नॉन गवर्नमेंट और नॉन फाइनेंशियल डेट। तो जो नॉन गवर्नमेंट और नॉन फाइनेंशियल सेक्टर में डेट की ग्रोथ रिकॉर्ड हुई है इन वर्षों, फाइनेंशियल ईयर 2021 से फाइनेंशियल ईयर 2024 में, उसका 77% ग्रोथ हाउस होल्ड की तरफ से आया है। आई बात समझ में? इसका मतलब हैवी रिक्वायरमेंट है वहां पर कर्जे की, हैवी रिक्वायरमेंट है कर्जे की। प्रॉब्लम नहीं, कोई नहीं। कर्जा जा किधर रहा है? नॉन हाउसिंग लोन कैटेगरी में। वो तो आमदनी से करना चाहिए था ना, वो तो रोजगार से करना चाहिए था, छोटी छोटी दुकानों से, बिजनेस से, सबसे करना चाहिए था ना। वो किधर है जब 8.3% ग्रोथ है? किधर जा रहा है? ये है प्रॉब्लम। आई बात समझ में? दैट इज व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। वो कह रहे हैं कि इन सितंबर 19, 2023 द नेट फाइनेंशियल सेविंग्स ऑफ हाउसहोल्ड्स हैड फॉलन टू अ नियर 5 डिकेड लो। अभी वैसे अभी का रीसेंट जस्ट अभी आंकड़ा बता रहा हूँ, ये यहाँ पर 5.1% लिखा था, ये सितंबर 19, 2023 था। ये मार्च अप्रैल 2024 में ये गिर के 5 पे भी आया, लेकिन अभी मैं 2025 मार्च में खड़ा हूँ, तो मैं रीसेंट बता रहा हूँ, एक हल्का बाउंस बैक हुआ, ये 5.3 हो गया। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि इन सितंबर 2019-23 द नेट फाइनेंशियल सेविंग्स ऑफ हाउसहोल्ड हैड फॉलन to a near 5 decade low of 5.1% of GDP in financial year 2023, down from 7.2% in financial year 22। RBI का आंकड़ा है कि फाइनेंशियल ईयर 2022 में नेट फाइनेंशियल सेविंग हाउस होल्ड की 7.2% थी, जो फाइनेंशियल ईयर 2023 में गिर के हो गई 5.1%। मतलब वो किधर गई सेविंग्स? नेट फाइनेंशियल सेविंग समझिए एक सिस्टम। देखिए, एक होती है देश के लेवल पे ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग। ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग का भी लेटेस्ट आंकड़ा बोल रहा है 30.7% ऑफ द जीडीपी। मतलब देश में जो ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग है 30.7% ऑफ द जीडीपी है। ये ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग कहाँ से आ रहा है? इसमें
हाउस होल्ड सेविंग प्लस पब्लिक सेविंग गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट कॉरपोरेट सेविंग्स। तो 3 सेक्टर्स के द्वारा जो सेविंग्स होती हैं उसको मिला के हमारे देश की ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग बनती है। ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग का आंकड़ा इस समय 30.7% ऑफ द जीडीपी है। उसमें अब ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग में आप पूछे सर कौन कितना कितना डालता है, हाउस होल्ड अकेला अच्छा खासा कंट्रीब्यूट करता है 48%। ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग में हाउस होल्ड सेविंग का कंट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट 48%। ये टर्म अलग से क्यों बता रहा हूँ, इसी अखबार में एक जगह पढ़ोगे हाउस होल्ड सेविंग 48%, एक तरफ पढ़ोगे नेट फाइनेंशियल सेविंग हाउस होल्ड 5%, तो आप ऐसे बैठ जाओगे ये क्या हो रहा है। वो ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग में हाउस होल्ड सेविंग का कंपोनेंट 48% है। फिर आप एक जगह आप पढ़ेंगे इंडिया की डोमेस्टिक सेविंग 30% है, एक तरफ पढ़ोगे इंडिया में हाउस होल्ड सेविंग 5% है, फिर कहोगे ये क्या आंकड़े। वो ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग है टोटल, ये नेट फाइनेंशियल हाउस होल्ड सेविंग है। नेट फाइनेंशियल हाउस होल्ड सेविंग कैसे कैलकुलेट करना है आपको, जो भी एक हाउस होल्ड है उस हाउस होल्ड की जो भी लाइबिलिटीज़ हैं, यानी कि उसने जो भी मॉर्टगेज रखा है, उसके जो भी कर्जे हैं, सब कुछ उसका फिगर एक तरफ लिख लो। दूसरी तरफ उस हाउस होल्ड ने जो भी शेयर, स्टॉक्स, बॉन्ड, एफडी, म्यूचुअल फंड, वटेवर इन द फॉर्म ऑफ, ये सारा सेव कर रखा है, ये उसकी सेविंग्स में से उसके कर्जे का अमाउंट माइनस करो, जो बचा, इसलिए वर्ड है नेट। तो उसकी ग्रॉस फाइनेंशियल सेविंग्स में से उसकी जो ग्रॉस लाइबिलिटीज़ हैं उसको माइनस करके नेट फाइनेंशियल सेविंग हाउस होल्ड की निकल आती है। बहुत क्रूशल होती है इकोनॉमी के लिए, बहुत, क्योंकि ये जो आप नेट फाइनेंशियल सेविंग होती है हाउस होल्ड के लेवल पर, ये देश के लिए उपलब्ध होती है निवेश के रूप में। आप लोग जो शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हो, आप लोग जो एफडी में पैसा लगा रहे हो, म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हो, जहाँ एलआईसी में पैसा लगा रहे हो, इंश्योरेंस में, वेयर एवर यू आर इन्वेस्टिंग, यू आर सेविंग मनी इन दिस मैनर ना, फाइनेंशियल सेविंग्स। और इसको कौन यूज़ कर रहा है, रियल एस्टेट वाले, इंडस्ट्री वाले, फैक्ट्री वाले, लोन ले रहे हैं सब, इसी को यूज़, इसी फंड को यूज़। रेलवे को अपना प्रोजेक्ट लगाना है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ईटीएफ निकाल दिया आपके लिए, आप पैसा लगाइए। हाईवे प्रोजेक्ट लगाना है, उसके लिए उसके बॉन्ड बना के निकाल दिया, आप पैसा लगाइए, हाईवे बना। तो देश के स्तर पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बढ़ाने के लिए, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट क्रिएट करने के लिए, और इन्वेस्टमेंट जब आप कर रहे हैं तो यू आर क्रिएटिंग एसेट्स, माने कैपिटल फॉर्मेशन, पूंजी निर्माण के लिए, कैपिटल फॉर्मेशन, इन्वेस्टमेंट्स, इकोनॉमिक एक्टिविटी एक्सपेंशन, इन सब चीज़ों के लिए जिस चीज़ की आवश्यकता आपको पड़ रही है वो चीज़ क्या है, दैट सेविंग्स। दो सेविंग्स, ये एक देश की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक हेल्थ, हाउस होल्ड्स की स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल हेल्थ को दर्शाती है, विकास को दर्शाती है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट होती है हाउस होल्ड सेविंग्स की। ओके, अब सवाल ये खड़ा होता है मेनली कि फाइनेंशियल ईयर 2022 में 7.2% था और फाइनेंशियल ईयर 2023 में ये गिरकर 5.1% आई, और मैंने आपको ये भी बताया कि रीसेंट आंकड़ा बताता है कि 5.3% पे भी चला गया। कारण क्या रहा होगा, ये क्यों कम हुई होगी, तो उसके बारे में आर्टिकल बताता है कि दिस इज़ ड्यू टू स्वीयर इनकम क्रंच एंड लाइकली ट्रांजिएंस ऑफ द पोस्ट पैंडेमिक राइज इन कंजम्पशन। तो सबसे पहला कारण ये इसका रहा कि इनकम क्रंच हुआ। फाइनेंशियल ईयर 2023 यानी कि 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक के बीच में हमने ये जो गिरावट देखी हाउस होल्ड सेविंग्स के लेवल पर, और अभी तक भी ये 5% और 5.3 के आसपास ही चल रही हैं। उसका एक मेजर रीज़न ये फाइंड आउट किया गया है कि इनकम के लेवल पे क्रंच आया है, मतलब आमदनी सीमित हुई है, आमदनी घटी है। उसके कारण ही तो हम यहाँ ढूंढ रहे हैं। उसका एक कारण यही है, बड़ा कारण यही है कि पेंडेमिक के बाद बहुत सारे बिजनेसेस हिट हुए, बहुत सारे रोज़गार, बहुत सारे कामकाज हिट हुए हैं, ये एक मेजर रीज़न है। सेकंड एस्पेक्ट, आफ्टर पेंडेमिक ग्लोबली अनसर्टेनिटीज़ कंटिन्यूटी में एग्जिस्ट कर रही हैं। सबसे पहले इश्यूज़ नज़र आए आर्मीनिया, अज़रबैजान के बीच में, और तुरंत इशू शुरू हो गया, कोरोना अभी वाइंड अप ही हो रहा था और यूक्रेन और रशिया के बीच में समस्या पैदा हो गई। उसकी वजह से ग्लोबल प्राइसेस हिट हुए फूड ग्रेन्स के। समय आगे बढ़ा और इज़राइल एंड पैलेस्तीन के बीच में जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ क्रिएट हुए। म्यांमार में क्राइसिस चल रहा है। श्रीलंका का डेट ट्रैप हुआ, उसकी आर्थिक हालत बिगड़ी,
उसका फॉल हुआ। पाकिस्तान में एक बड़ा क्राइसिस इकोनॉमिक रूप में आपने देखा, और कई तरह की अनसर्टेनिटीज़ आर्थिक तौर पर रह रह करके भारत में हुई, क्योंकि बाद में भी कई वेरिएंट्स उस वायरस के मिलते रहे। ये समस्याएं रहीं। तो बड़ा बदलाव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। एक कंटिन्यूटी में आप ग्लोबली ये देख पा रहे थे कि कंटिन्यूटी में हाई इन्फ्लेशनरी प्रेशर बेयर करना पड़ा ग्लोबल इकोनॉमी को, जिसका काउंटर जवाब ये आया कि दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स ने मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट किया। तो टाइट मॉनेटरी पॉलिसी रिजिम्स फॉलो किए। आप ग्लोबली इन्फ्लेशन फेस कर रहे हैं, उसके कारण कई हैं जो हमारे पहले के कंटेम्प्रेरी लेक्चर्स में हमने अच्छे से डिस्कस किए। सप्लाई साइड इश्यूज चल रहे हैं, डिमांड साइड इश्यूज भी हैं। सप्लाई चेन सिस्टम्स डिस्टर्ब हुए थे, बंदरगाहों पर आक्रमण होना, हूथी विद्रोहियों का रेड सी से आने जाने वाले ओशियन वेसल्स पर अटैक करना, तमाम चीज़ों पर हमने बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली पहले के लेक्चर्स में डिस्कशन की है। लेकिन आज बस आप इतना समझिए कि ग्लोबली इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स लगातार इकोनॉमी को देखने पड़े, और उसका जवाब यही है कि सेंट्रल बैंक्स टाइट मॉनेटरी पॉलिसी रिजिम फॉलो करेंगे, जिसकी वजह से ब्याज दरें महंगी हुई। और जब ब्याज महंगा होगा, नेचुरली आपको कैपिटल कॉस्टली मिलेगा, आपको महंगा क्रेडिट मिलेगा, निवेश इससे हिट होता है, इन्वेस्टमेंट हिट होती है। और इन्वेस्टमेंट जब हिट होगी तो हमने अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैक्रो इकोनॉमी में ये समझा भी था, इन्वेस्टमेंट हिट होगी तो आउटपुट हिट होती है, एम्प्लॉयमेंट हिट होती है। तो ये चीज़ें नेगेटिवली हिट हुई हैं, कमज़ोरी आई है। और उसी का रीज़न है कि इनकम क्रंच देखा। तो एक तो समस्या हाउस होल्ड सेविंग्स में कि जो उनकी आमदनी के स्रोत हैं वो सीमित हुए हैं। दूसरा, पेंडेमिक के समय में लोगों ने सिक्योर चलने की कोशिश की, उन्होंने कम खर्चा, पैसा मुश्किल समय के लिए दबा के रखा। वैसे भी बेरोज़गारी हो गई थी, तो वैसे भी मांग कम पैदा हुई, खर्चा कम हो रहा था। लेकिन फिर पोस्ट पैंडमिक जब थोड़ी रिकवरी देखी गई, या लोगों के पास जो जुड़ा हुआ पैसा था वो फिर एकदम से कंजम्पशन में बदला। लोगों ने उस पैंडमिक के समय में जो स्कूल की फ़ीस रुक गई थी, बाद में वो पे करनी शुरू की। जो बैंक की ईएमआईज़ का मॉरेटोरियम हुआ था, बाद में फिर वो ख़त्म हुआ तो फिर वो पे करना शुरू किया। जो कोई भी उन्होंने अपने हाथ खींचे थे, डिमांड गिरी थी, डिमांड स्क्वीज़ हुई, कंजम्पशन रिड्यूस हुई। पोस्ट पैंडमिक फिर जब रिकवरी होती है तो कंजम्पशन बूस्ट करती है। तो हाउस होल्ड सेविंग्स कम होने का एक कारण दूसरा फिर ये रहा कि जो पैसा लोगों के पास आया, लोगों ने उसे कंजम्पशन में कन्वर्ट किया, सेविंग्स की तरफ ना जा करके। तो ये दो बड़े बदलाव हमने देखे हैं पोस्ट पैंडमिक दौर में। ये चीज़ें बस आप समझ रहे हैं कि अखबारों को, पैनल डिस्कशंस को कैसे सुनना है, कैसे समझना है, कि वो एक लाइन लिख देंगे, आपको अपने सब्जेक्ट नॉलेज को यूटिलाइज़ करके इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करनी है, उसके अंदर की चीज़ को देखना है, समझना है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। अदरवाइज़ तो आर्टिकल 20 पेज का हो जाएगा ना, अगर आपको समझाने चला गया तो। सो वो ये कह रहे हैं कि दिस फॉल इन द हाउस होल्ड सेविंग इज़ ड्यू टू स्वीयर इकोनॉमिक इनकम क्रंच and likely transience of the post-pandemic rise in consumption. The two factors are there जो उन्होंने अभी यहाँ पर बताए। सवाल ये खड़ा होता है कि is this rising consumer credit cause for concern? ये जो कंज्यूमर क्रेडिट बढ़ता चला जा रहा है, हाउस होल्ड के द्वारा जो क्रेडिट लिया जा रहा है और वो नॉन एसेट हेडिंग के अंदर उसे यूटिलाइज़ कर रहा है, जैसे आप सिंपली कंज्यूमर क्रेडिट कहिए कि ये जो कंज्यूमर क्रेडिट बढ़ता चला जा रहा है, क्या ये कॉज फॉर कंसर्न है? अब हम उस पर थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। ये बात उठी इस खबर से। खबर क्या कहती है, न्यूज़ क्या कहती है? आरबीआई हाईलाइटेड द शिफ्ट टूवर्ड्स हेल्दी एंड प्राइम बोरोवर्स इन द इकोनॉमी। हम अभी समझेंगे ये क्या कह रहा है। However, the fact that there is a significant amount of borrowing being done for the purpose of consumption is a cause for concern.
सिग्नलिंग द मैक्रो इकोनॉमिक वीकनेस इन द इकोनॉमी। ये सारी बात आपको समझाते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट FSR 2024 अभी लॉन्च की गई। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट 2024 की है, तो फाइनेंशियल ईयर 2024 अभी ख़त्म हो रहा है ना, 31 मार्च को ख़त्म हो जाएगा, तो अभी लॉन्च होनी थी। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो RBI ने लॉन्च की, उस रिपोर्ट के तहत जो बताया है हम वो डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है, उसी के हवाले से बात कर रहे हैं। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट FSR 2024 बाय RBI ये कहता है, वो कहता है कि हाउस होल्ड डेट रिजन टू 42.9% जून 2024 में। हमने जो पहला पीक देखा, 2 सेट ऑफ न्यूज़ हम कवर कर रहे हैं ना। जो फर्स्ट सेट ऑफ न्यूज़ ये बता रही थी कि हाउस होल्ड डेट 39.1% ऑफ GDP पे गया, है ना। तो ये सॉरी, हाउस होल्ड डेट रिकॉर्ड हाई, हाँ ये यहाँ पर गया, जो कि अपने आप में एक पीक टच किया हमने। और ये फिगर्स जो थी ये अप्रैल के अराउंड की खबर हमने कवर की थी 2024 की। अब हमारे पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट 2025 में अवेलेबल है RBI की, जिसमें अप्रैल के बाद के ट्रेंड जैसे कि मई जून के ट्रेंड भी आ गए। तो वो अब RBI कहता है कि जो जून 2024 था तब तो हाउस होल्ड डेट चला गया 42.9% ऑफ GDP। इट्स अ वेरी ह्यूज फिगर। सो द हाउस होल्ड डेट रिजन टू 42.9% ऑफ GDP इन जून 2024। यहाँ पर पहले बात को रोकते हैं, फिर चीज़ों को थोड़ा सा आगे समझते हैं। पहले बात इतनी क्लियर कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहला सवाल यहाँ पर खड़ा है कि क्या ये जो कंज्यूमर क्रेडिट है ये कॉज फॉर कंसर्न है, और RBI ने क्या हाईलाइट किया है, ये हाईलाइट किया है कि देयर इज़ अ शिफ्ट, एक शिफ्ट आया है टुवर्ड्स हेल्दी एंड प्राइम बोरोवर्स इन द इकोनॉमी। समझते हैं इस बात को। देखिए इकोनॉमी में आपने जो बोरोवर्स हैं, जो कर्जदार लोग हैं, जो कर्जा लेते हैं, आप उन्हें उनकी अब तक की क्रेडिट हिस्ट्री के अकॉर्डिंग ग्रेड करते हो। उनकी ग्रेडिंग होती है, एक तरह से आप उनको स्कोर्स एलोकेट करते हो, उनके रैंक होते हैं। मान लीजिए कि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी है, आप टाइमली लोन्स पे करते हैं, सब कुछ अच्छा जा रहा है, तो यू आर अ प्राइम बोरोवर। आप प्राइम बोरोवर हैं, प्राइमरी बोरोवर हैं आप। ओके, इसका मतलब जो इंस्टीट्यूशंस क्रेडिट लेंड करती हैं, आप प्राइम चॉइस है उनकी, वो आपको लोन देंगे बिकॉज यू हैव मेंटेन्ड गुड क्रेडिट हिस्ट्री। भारत में इसे जानने के लिए सिबिल स्कोर होता है। सिबिल संस्था है, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड, CIBIL। सिबिल स्कोर होता है आपका, ठीक है। वो जब आप लोन अप्लाई करते हैं तो आपका सिबिल स्कोर भर के चेक किया जाता है, उससे सारा पता चल जाता है कि आपका सिबिल स्कोर कितना है, आपको लोन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, ये सारी चीज़ें। इससे बहुत बेहतरीन सिबिल स्कोर में भी एकदम टॉप पे हैं अगर आप, तो आप सुपर प्राइम बोरोवर, प्राइम से भी अच्छे सुपर प्राइम बोरोवर्स। लेकिन अगर आपका सिबिल स्कोर कमज़ोर है, आपकी क्रेडिट हिस्ट्रीज अच्छी नहीं है, तो फिर आप यू आर सब प्राइम बोरोवर, यू आर बिलो देन द प्राइम, है ना। यू आर नॉट द प्राइम चॉइस फॉर द बैंक टू लेंड, स्टिल अ बैंक इज़ लेंडिंग यू। रीज़न पता नहीं क्या होगा। तो आप कभी भी देखिए जिसका सिबिल स्कोर अच्छा नहीं है, उनको फिर अच्छे सरकारी बैंक तो लेंड ही नहीं करते, उन्हें जाना पड़ता है प्राइवेट बैंक्स के। प्राइवेट बैंक्स में भी आप देखेंगे अच्छे बड़े साइज़ के प्राइवेट बैंक्स तो उन्हें लेंड नहीं करते, तो फिर वो NBFCs के पास चले जाते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ के पास चले जाते हैं। कारण ये है कि वो लोग सब प्राइम बोरोवर से डील कर लेते हैं, तो उसका तरीका ये, वो लोग हाई इंटरेस्ट रेट लगाते हैं, उनका रिकवरी मैकेनिज़्म बड़ा हार्श है, फिर चीज़ें ज़्यादा मॉर्टगेज रखाते हैं, बंधक ज़्यादा रखाते हैं, क्योंकि लोन उनको दिख रहा है सिक्योर नहीं है। जो सब प्राइम बोरोवर को लोन दिया गया वो सिक्योर उतना नहीं लगता, तो जब सिक्योर उतना नहीं लगता तो वह बैंक रिस्क ले रहा है, तो अपने रिस्क को फिर बेनिफिट में बदलता है, हायर इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है, लॉन्ग टेन्योर ज़्यादा लंबे नहीं देता लोन के, और फिर शॉर्ट ही रखने की कोशिश करता है। दूसरी बात,
मॉर्टगेज अच्छा खासा रखता है, बंधक चीज़ें रखता है, गारंटर भी लगते हैं फिर, और तमाम चीज़ें, दस्तावेज काफ़ी लगते हैं फिर, बैंक हिस्ट्री, बैंक स्टेटमेंट्स, तमाम चीज़ें, ये सब होता है। लेकिन दूसरी तरफ इफ़ यू आर अ प्राइम बोरोवर, नॉर्मली आपके 1-2-3 डॉक्यूमेंट लगते हैं, बस फटाफट काम हो जाता है। सुपर प्राइम है तो फिर तो वो आपके लिए प्री अप्रूव्ड ऑफ़र लेके बैठे हुए हैं ना, कि आपकी हमने क्रेडिट हिस्ट्री देखी है, सब देखा, ये 50 लाख का प्री अप्रूव्ड ऑफ़र पड़ा है, और वो मैसेज आते रहते हैं आपको कि जस्ट 5 मिनट्स, आप येस कहिए, 1 आवर में लोन डिसबर्स्ड आपके खाते में। इट मीन्स यू हैव गुड क्रेडिट हिस्ट्री। सो इन अ मार्केट लोन सिक्योर रहे, क्रेडिट के रिस्क को असेस करते हुए हमने सुपर प्राइम, प्राइम, सब प्राइम में लोगों को डिवाइड किया। 2008 में अमेरिका में जो इकोनॉमिक रिसेशन आया, जो बाद में ब्रिटेन के बैंक्स तक भी गया और बैंक गिरे, अमेरिका में बैंक गिरे, ब्रिटेन में बैंक गिरे, इसका कारण मैं आपको बता दूं, कभी भी क्वेश्चन आए तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। वो सब प्राइम लेंडिंग के वजह से था। उसको हम सब प्राइम लेंडिंग इकोनॉमिक क्राइसिस कहते हैं। मतलब पिछले वर्षों के दौरान 2008 से पहले बहुत हैविली सब प्राइम बोरोवर्स को लेंडिंग की बैंक्स ने। मेन बैंक की जो सब्सिडरीज थी, जो उनके अंदर NBFCs थी, उन्होंने बहुत हैवी लेंडिंग की सब प्राइम बोरोवर्स। अल्टीमेटली एक पॉइंट पे सब प्राइम बोरोवर्स से पैसा वापस आ नहीं रहा था, लोन डिफ़ॉल्ट्स होने लगे, खबरें फैल गई एकदम से, कुछ बैंक्स रन होने लग गए, डिपॉजिटर की डिमांड नहीं फुलफ़िल कर पा रहे थे, पैनिक क्रिएट हुआ। बस पैनिक क्रिएट होने की देर थी, लीमन ब्रदर जैसे बड़े बड़े बैंक एकदम से गिर गए। जब वो गिरे तो उनका बड़ा स्टेक शेयर मार्केट में था, अच्छी दुनिया की बड़ी बड़ी इंश्योरेंस कंपनी ने इनमें इन्वेस्ट किया हुआ था, सब लाइन बाय लाइन एक सार ही गिर गए। ये सब प्राइम लेंडिंग ऐसा काम करती है। इसलिए दुनिया के सेंट्रल बैंक्स जैसे कि भारत का RBI है, वो इस बात की निगरानी बहुत रखते हैं कि बैंक्स जो लोन दे रहे हैं किस कैटेगरी में दे रहे हैं, प्रायोरिटी सेक्टर को जितना लेंड करना चाहिए कर रहे हैं कि नहीं, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, MSMEs, इन सब चीज़ों को सिक्योर लोन जितने होने चाहिए हो रहे हैं कि नहीं। तो ये सुपरवाइज़ किया जाता है कि कितना लोन है जो प्राइम कैटेगरी के लोगों को जा रहा है, कितना सब प्राइम कैटेगरी को जा रहा है। इससे फाइनेंशियल हेल्थ मेंटेन रहती है बैंक्स की। अभी इंडसइंड बैंक का क्राइसिस चल रहा है, आपने सुना भी होगा। लगातार RBI पब्लिक डोमेन में डिपॉजिटर से ये कह रहे हैं कि आपके पैसे सेफ़ हैं, जो डिस्क्रिपेंसीज थी हमने उस पर काम कर लिया है, आप वरी ना करें। क्यों करना पड़ता है बैंक को ऐसा? क्योंकि चेन इफ़ेक्ट क्रिएट होता है। बैंक में आपकी सेविंग्स हैं, बैंक में कई लोगों के स्टेक्स हैं, बैंक ने कई प्रोजेक्ट्स को लेंड किया है। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं कि इकोनॉमी की स्टेबिलिटी के लिए। ओके, तो अब इस रिपोर्ट के वाया RBI क्या कहना चाहता है? RBI ये कहता है कि पोस्ट पेंडेमिक दौर में 2021 और उसके बाद के दौर में इंडिविजुअल कंज्यूमर ने ही क्रेडिट ग्रोथ को ड्राइव किया। पोस्ट पेंडेमिक फेज़ में इंडिविजुअल बोरोवर्स ने ही क्रेडिट की ग्रोथ को बूस्ट किया है, ड्राइव किया है, ये हमने देखा है, ये हुआ है। लेकिन हमने कदम उठाए कि ये ट्रेंड स्लो डाउन हो जाए, है ना। कंपनीज़ लोन उठाएं, प्रोजेक्ट्स में पैसा जाए, तमाम चीज़ों में पैसा जाए, ये कोशिशें हमने की हैं। और इंडिविजुअल कंज्यूमर्स भी लोन लें तो कोशिश ये हो कि कौन सा कंज्यूमर लोन ले रहा है देखा जाए, सब प्राइम कंज्यूमर से सुपर प्राइम कंज्यूमर और सब प्राइम कंज्यूमर। क्योंकि मोस्टली माना जाता है सब प्राइम कंज्यूमर लोन ले रहा है तो कंजम्पशन में चला जाएगा। प्राइम या सुपर प्राइम कंज्यूमर लोन ले रहा है तो या तो प्लॉट खरीदेगा, घर खरीदेगा, रियल एस्टेट में डालेगा, या है ना, एजुकेशन, बच्चे की एजुकेशन के लिए ले रहा है, या फिर गाड़ी घोड़ा कोई कुछ खरीदेगा तो वो एसेट क्रिएट करेगा। तो RBI कहता है कि हमने ये देखा कि पोस्ट पेंडेमिक फेज़ में इंडिविजुअल बोरोवर्स और इंडिविजुअल कंज्यूमर ने ही क्रेडिट ग्रोथ को ड्राइव किया, लेकिन हमने एफर्ट्स किए लगातार, और 2023 ऑनवर्ड्स ये स्लो डाउन हुआ ट्रेंड। और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कहती है कि आज की डेट में ये बात बिल्कुल ठीक है कि हाउस होल्ड क्रेडिट 42.9% पे चला गया है, ये बात है।
लेकिन आरबीआई कहता है कि इस पे आपको एक पॉइंट नोट करना है। वो पॉइंट ये है कि जो सेम बोरोवर्स हैं, द सेम नंबर ऑफ बोरोवर्स, उन्होंने ही पहले के मुकाबले और कर्जा नहीं लिया है। मतलब इंडेटेडनेस नहीं बढ़ी है, लोग और ज़्यादा कर्जाई नहीं हुए हैं, न्यू बोरोवर्स ऐड किए हैं हमने नए बोरोवर्स ऐड किए हैं। मतलब नंबर ऑफ बोरोवर्स बढ़ने का मतलब ये है, आरबीआई का कहना ये है कि जैसे मान लीजिए कि कुल बाज़ार में 1 करोड़ रुपया लोन पे चल रहा है, 10 ही आदमियों ने लिया है तो 10-10 लाख मान लो। लेकिन मान लीजिए कि 20 आदमियों ने लिया है तो फिर 5-5 लाख। तो कहाँ एक आदमी पे 10 लाख का कर्जा था, कहाँ 5। वो कम कर्जाई है, इंडेटेडनेस कम है। और दूसरा, कहाँ 10 लोगों को कर्जा दे तो प्रोबेबिलिटी है कि 4 कंजम्पशन में लगा जाएंगे, पर 20 को दिया है तो नेचुरली डाइवर्स रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ होंगी। तो लार्ज नंबर ऑफ बोरोवर्स के कारण जो ओवरऑल जीडीपी के प्रोपोर्शन में हम देखें तो हाउस होल्ड लोन्स बढ़े हुए नज़र आ रहे हैं, 42.9 पे गया है। ज़्यादा लोगों को एम्पावर किया है, ज़्यादा लोगों को पैसा दिया है और ज़्यादा लोगों ने उसको यूटिलाइज़ किया है। इस पे आप काउंटर कर सकते हैं कि ठीक है, डेट इंटेंस नहीं हुआ, मतलब इंडिविजुअल ने ही 2-3 बार नहीं लिया, इंडेटेडनेस नहीं हुआ, पर ज़्यादा नंबर ने लिया है, तो ये अच्छा ट्रेंड है। ये कैसे? उस पर आरबीआई ने कहा है कि पिछले 2 वर्षों के दौरान जो क्रेडिट ग्रोथ हुई है वो मेनली प्राइम और सुपर प्राइम कैटेगरी में हुई है। तो प्राइम बोरोवर्स ने लोन लिया है और सुपर प्राइम बोरोवर्स ने लोन लिया है। आरबीआई कहता है कि इस समय जो टोटल क्रेडिट खड़ा है मार्केट में, उसका 2/3 यानी कि 66% के अराउंड प्राइम और सुपर प्राइम क्रेडिट है। इसका मतलब हमारा क्रेडिट मार्केट स्टेबल है। इसका मतलब प्राइम कस्टमर ने जब लिया है और सुपर प्राइम ने जब लिया है तो एसेट क्रिएशन के लिए लिया है। तो ये 2 तर्क आरबीआई ने दिए हैं। पहला तर्क आरबीआई ने दिया कि हम एडमिट करते हैं कि पोस्ट पेंडेमिक पीरियड में इंडिविजुअल बोरोवर ने क्रेडिट ग्रोथ जो इकोनॉमी में हुई है इसको ड्राइव किया है। हमने एक्शंस लिए और उसका रिज़ल्ट ये निकला कि 2023 ऑनवर्ड्स इस ट्रेंड में बदलाव देखे गए। बदलाव ऐसे देखे गए कि लोन ज़्यादा से ज़्यादा प्राइम और सुपर प्राइम कैटेगरी में गया है। सेकेंड आस्पेक्ट ये देखा गया है, लोन ज़्यादा लोगों में गया है। इंडेटेडनेस नहीं बढ़ने दिया हमने समाज को कर्जाई नहीं होने दिया। हमने कर्जा ज़्यादा लोगों में पहुंचाया, पैसा पहुंचाया जो कि ज़रूरी है। तो ये 2 चीज़ें आरबीआई ने यहाँ पर बोली हैं। और बाकी के मैटर ऑफ कंसर्न्स जो है आरबीआई एडमिट करता है कि दीज आर द मैटर ऑफ कंसर्न्स, वी आर वर्किंग ऑन दैट। अब हम थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं, अब हम चीज़ों को फिर से देख सकते हैं। तो अब मैं वो लाइन पढ़ता हूँ, आपको आई होप समझ आएगी। वो आरबीआई कह रहा है, आरबीआई कह रहा है, आरबीआई हाईलाइटेड द शिफ्ट टूवर्ड्स हेल्दी एंड प्राइम बोरोवर्स इन द इकोनॉमी। आरबीआई कहता है यस, देयर इज़ अ बिग हाउस होल्ड सेक्टर लोन्स, बट देयर इज़ अ शिफ्ट एज वेल, and that is the shift towards the healthy and prime borrowers in the economy. इसको इग्नोर नहीं कर सकते। However, the fact that there is a significant amount of borrowing being done for the purpose of consumption is a cause for concern. ये पत्रकार कह रहा है, उसके फेवर में अभी तर्क रखूँगा मैं, और वो ये कह रहा है, this is signaling the macroeconomic weakness in the economy. ओके, इस पे तर्क रखेंगे अभी। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट 2024 बाय आरबीआई कहती है हाउस होल्ड डेट रेजन टू 42.9। हाउस होल्ड डेट इन इंडिया इज, अब वो कहता है कि ये भी फैक्ट कंप्लीट नहीं है। आप ज़रा इंडिया को कंपेयर करो दुनिया से, तो वो क्या कंपैरिजन है? वो कहता है हाउस होल्ड डेट इन इंडिया इज लेसर देन मोस्ट इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज। दुनिया भर की जो इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज़ हैं उनके मुकाबले इंडिया का जो हाउस होल्ड डेट है वो कम है। इफ़ वी कंसिडर द अदर इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज़
तो उनके मुकाबले इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज़ में मैक्सिको ग्रो कर रहा है, ब्राज़ील है, साउथ अफ्रीका है, दीज आर द इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज़, है ना। ब्रिक्स नेशंस की हम बात कर लें, वो कहते हैं उनके मुकाबले द हाउस होल्ड सेक्टर लोन इज़ लेस। लेकिन पत्रकार क्या कह रहा है कि मैटर ऑफ वरी ये है, वो क्या, द राइज इन हाउस होल्ड डेट टू GDP रेशियो इज़ ऑफ कंसर्न। हाउस होल्ड डेट का अगर अमाउंट आप देखेंगे तो वो दूसरे मुल्कों के मुकाबले कम है, लेकिन हाउस होल्ड डेट टू GDP रेशियो ये बढ़ रही है। अब ये मैं इसको थोड़ा ऐसा समझाता हूँ, आप इसको थोड़ा ऐसा समझिए। अब सपोज़ कीजिए कि कोई एक मुल्क है और उस मुल्क में मान लीजिए कि 42 रुपये जो है वो हाउस होल्ड डेट है, 42 रुपीज़ हाउस होल्ड डेट है, ठीक है। तो उस मुल्क में 1000 रुपये की GDP है, 1000 रुपये की GDP है। इज़ दैट क्लियर? तो डेट टू GDP रेशियो भी यहाँ पे हम निकालेंगे। फिर पहले तो हमने डेट का फिगर निकाला, तो 42 रुपीज़ इज़ अ हाउस होल्ड डेट, और फिर हमने देखा कि डेट टू GDP 42 रुपीज़ डेट है और 1000 रुपीज़ की GDP है। GDP यहाँ पर जो काउंट की गई वो टोटल GDP, यहाँ पे GDP ग्रोथ रेट नहीं हम काउंट कर रहे हैं, इट्स अ टोटल GDP वी नीड टू कैलकुलेट। GDP जो हम कहते रहते हैं 4 ट्रिलियन 5 ट्रिलियन हो जाएगी इस तरह से GDP। तो GDP का सिंपल मतलब कि जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं उनकी वैल्यू। इतनी बात क्लियर? तो अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ। सपोज़ कीजिए एक दूसरा मुल्क है, उसमें भी 42 रुपये ही हाउस होल्ड डेट है, हाउस होल्ड डेट इज़ 42 रुपीज़, बट GDP सिर्फ 100 रुपया है। GDP 100, मतलब जो 100 रुपये की GDP उस मुल्क ने खड़ी की है, 100 रुपये की जो GDP खड़ी है वो तो 42 रुपये कर्जे के दम पे ही कर दी है। समझ में आ रही बात? मतलब हाउस होल्ड पे 42 रुपये का कर्जा है, 100 रुपये की कुल GDP है, हालत ख़राब है। सोचो बढ़ कर के 100 रुपये ही कर्जा हो जाए, 100 रुपये की GDP हो जाए, मतलब सारा खेला कर्जे कर्जे पे ही चल रहा है। दैट्स द ओनली थिंग। आगे के लिए नो सेविंग्स, आगे के लिए नो कुशंस ऑफ सिक्योरिटी, नो शॉक एब्जॉर्बर्स, नथिंग लाइक दैट। हाउस होल्ड इतना कर्जे में चल रहा है, तो इट्स द प्रॉब्लमेटिक थिंग। तो इट्स द फर्स्ट एस्पेक्ट इज द GDP फिगर, डेट फिगर। Second is the debt to GDP ratio. It is also important. And the third is the nature of debt. ये डेट टू GDP रेशियो भी थोड़ी कम वरी सम हो अगर वो जो डेट है वो डेट ज़्यादा से ज़्यादा एसेट क्रिएशन में लगाओ, क्योंकि एसेट के वाया भी चीज़ें जो आएंगी GDP में कैलकुलेट होनी है, और कंजम्पशन के वाया भी जो चीज़ें आएंगी वो भी GDP में तो कैलकुलेट होनी है। आप अगर तेल फूकते हैं गाड़ी में तो GDP में तो वो भी कैलकुलेट होगा, और आप घर बनाते हैं तो GDP में तो वो भी कैलकुलेट होगा। तो पहला तो फिगर होता है कि एब्सोल्यूट डेट कितना है, इस घर पे कर्जा कितना है, सिंपल सी कहानी। दूसरा सवाल खड़ा होता है कि इस घर पे जो कर्जा है कुल, और दूसरी बात इस घर का जो आर्थिक साइज़ है उसका रिलेशन कितना है ना। आपके घर का आर्थिक साइज़ आपके समाज का, आपके देश का आर्थिक साइज़ ये है। तो पता चल रहा है कि 10,000 रुपया तनख्वाह है, 10,000 रुपया कर्जा, 10,000 रुपया किश्त जाती है, तो डंडे ही बजाने हैं फिर, क्योंकि जो आप GDP बनाते हो वही आपकी नेशनल इनकम बनती है, वही आपकी आमदनी है। उतनी आमदनी उतने कर्जे, तो आगे क्या हो रहा है फिर? समझ रहे हो ना मेरी बात? चलो ये भी ठीक है। एक बात, कर्जे की प्रकृति क्या है? हमने देखा एक घर ने कर्जा बना रहे, पता लगा कर्जा में उसने कर्जे में सोना बनाया, चांदी बनाया, ट्रैक्टर बनाया, इक्विपमेंट बनाए, थ्रेशर बनाए, वो भी ठीक था कि चलो स्किल डेवलप करो, वर्किंग करो इन्हें।
या फिर इन चीज़ों की बोली लगाओ। पता लगा कर्जा कर करके डिस्को नाइट्स बिताई हैं, इसका क्या करेंगे? पता लगा कर्जे कर करके घूम रहे थे इधर उधर, उसका क्या करेंगे? वो दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि किसी भी समाज में जो कर्जा है वो कहीं से आया है ना, उसको वहाँ जाना ज़रूरी है कि नहीं? जहाँ से आया वहाँ जाएगा नहीं तो फिर वहाँ से दोबारा आएगा कैसे? जो रक्षित 10 लाख रुपया कर्जा लेगा, वो 10 लाख मेरा ही है जो मैंने बैंक में जमा कराया। अब रक्षित ने खा पी के बराबर कर दिए, उड़ा दिए। रक्षित को यहाँ हाउस होल्ड मान लो। अब रक्षित ने 10 लाख रुपए खा पी के बराबर कर दिए, उड़ा दिए, और 10 ही लाख रुपया रक्षित के पास था भी ओवरऑल ज़मीन जायदाद इधर उधर देख दुख के। तो ले दे करके हमने जब रिकवरी की मैंने, तो रक्षित से वो 10 लाख ले लिया, रक्षित का तो सब गया ख़त्म। तो मतलब एक आदमी के एसेट जीरो कर दिया हमने, एक आदमी को शून्य पे ले आए हम। स्किल कोई आया नहीं, एसेट कोई क्रिएट नहीं हो, आगे इनकम कमाने का कोई आधार नहीं। और व्यवसाय के लिए, बिजनेस के लिए, वेल्थ क्रिएशन के लिए आप सब जानते हैं पूंजी चाहिए। आप सबने पढ़ा है थर्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कैपिटल, और वो तो चला गया रक्षित का। अब एक ऑप्शन बेहतर ये था कि रक्षित के पास वैसे इधर उधर कहीं 10 लाख का जुगाड़ पड़ा है और 10 लाख रक्षित ने कर्जा लिया है, तो कोई नहीं, रक्षित ने 10 लाख रुपए गाड़ी लेके छोड़ी हुई है, अभी बस चलाता नहीं है, इधर उधर मन नहीं लगता, इसलिए मेरी किश्तें नहीं आ रही। तो मैं रक्षित से बातचीत करके कुछ भी करके येलो लाइन लगवा दूंगा उस गाड़ी पे, टैक्सी बन जाएगी, किश्त आनी शुरू हो जाएगी। ये फिर भी एक एसेट था, या फिर भी रक्षित की वो संपत्ति बची रह गई और हमारी रिकवरी भी आ गई, और कल को गाड़ी बिक के कुछ मूल्य भी मिल ही जाना है। और नहीं भी रक्षित येलो लाइन लगाने को तैयार, तो मैं ही रिकवर कर लूँगा, वो गाड़ी बेच के पैसा रिकवर कर लूँगा। ये तो फिर ठीक था, पहले वाला केस ज़्यादा। तो पहले तो ये देखना है कि अब पता लगे कि कहीं गलती से कुछ 10 लाख का जुगाड़ रक्षित का पड़ा है, रक्षित 30 लाख लेके घूम रहा है और वो सब उड़ा दिया। जीडीपी, डेट टू जीडीपी रेशियो कहाँ चल रहा है भाई? और जो डेट लिया है नेचर क्या है, उड़ा दिया, खा पी के बराबर, कहते हैं उड़ा ले लो। और अब मैं पहुंचा लेने, मैं भाई पैसा दे, पैसा तो है नहीं, मैं क्या करूँ ऐसे सज़ा दिला के? बैंक कभी किसी को सज़ा दिला के क्या करेगा? बैंक को रिकवरी चाहिए। मैंने बोला हम रिकवर करेंगे, रिकवर करने गए, पीछे कुछ नहीं, बोले मुझे अंदर कर दो, अंदर करके मैं क्या करूँ? तो इस तरह से हमने क्या डिक्लेयर किया जाके सरकार को, बैंक का 30 लाख डूब गया। जैसे पीछे एक बार डिक्लेयर हो रहा था 9,000 करोड़ कोई विजय माल्या लेके चला गया, फलाना लेके चला गया, फलाना। अब बैंक का जब 30 लाख रुपए डूब गया तो सरकार ने कहा डूब गया मतलब? कहते सर डूब गया। तो और अगले दिन ही मोहित पहुंच गया अपना 30 लाख की एफडी तोड़वाने। मोहित को तो चाहिए, मोहित को कहाँ से मिले वो 30 लाख? आप सोच के देखो, पूरी अर्थव्यवस्था बिखरेगी यहाँ पे। या तो बैंक अपने मुनाफे कॉम्प्रोमाइज़ करके मोहित को देगा, जो मुनाफे बैंक ने देने थे सरकार को, सरकारी बैंक था, उसी मुनाफों से सरकार सड़कें बनाती, स्कूल की योजना चलाती, स्वच्छ जल, हर घर जल की योजना चलाती, पर ड्रॉप मोर क्रॉप करती। वो सब अब सब सिमट गए हाथ सरकार के। सारा इंफ्रास्ट्रक्चर्स, डेवलपमेंट, वेलफेयर प्रोग्राम सब ठंडे बस्ते में चला गया, जाके मोहित के 30 लाख दे दिया। और सोचो, सरकार मुनाफा भी नहीं है बैंक के पास, तो अब कहाँ से? अब वो दूसरा ऑप्शन ये है कि सरकार मजबूर करेगी कि पैसा छापते हैं, पैसा डेवलप जनरेट किया जाए, सिक्योरिटियाँ रखी जाएंगी आरबीआई के पास, आरबीआई नया पैसा लॉन्च करेगा। और वो नया पैसा आना क्या महंगाई के लिए ठीक है? क्या वो पैसे की अपनी वर्थ के लिए ठीक है? क्या उसकी अभी रिक्वायरमेंट थी? और सबसे बड़ी बात, मार्केट में सेंटीमेंट है कि बैंक से पैसा लो, डुबा दो, खा जाओ, कुछ नहीं होता। आपका इतना बड़ा एक इंस्टीट्यूशन दैट इज़ बैंक डीरेल हो जाएगा, लोग पैसा होल्ड करना शुरू कर देंगे, पैसा गोल्ड में डालना शुरू कर देंगे, ज़मीन में डालना शुरू कर, इससे जो लिक्विडिटी है उसका इशू आएगा और फाइनेंशियल मूवमेंट जो है मनी का रुकेगा, पूंजी महंगी हो जाएगी बहुत, निवेश कैसे करेंगे फिर? कितना कुछ है, बस इमेजिन करो, ये सब होता है। तो पहले तो ये देखो कि कुल भाई कर्जा कितना है,
दूसरा देखो कि कर्जा और इनकी कुल जमा आमदनी, निर्माण, इनकी साख कितनी है, जीडीपी कहाँ का चल रही है इनकी। और तीसरा ये देखो कि इनके बीच का रेशो देखा, और फिर देखो कर्जे की प्रकृति कैसी है। ये कुछ चीज़ें देख करके इकॉनमी वर्क करती है। ऐसा ही यहाँ पर कहा गया है, वो ये कहा गया है कि ये बात ठीक है कि भारत में हाउस होल्ड डेट इन इंडिया इज़ लेसर देन मोस्ट ऑफ द emerging market economies. Okay, done. But the rise in household debt to GDP ratio is of concern. ये मैटर ऑफ कंसर्न है, इसे हमें देखना पड़ेगा, जो कि 39.1 से बढ़ के 42.9 हो गया है। और ये भी मैटर ऑफ कंसर्न ज़्यादा क्यों हो रहा है, हमारे टॉपिक की हेडिंग कंज्यूमर क्रेडिट राइज हो रहा है ना भाई, ये दिक्कत दे रहा है, इस पे चर्चा हो रही है। एक तैयार दिमाग, सब्जेक्ट में प्रिपेयर माइंड, एक खबर को कैसे पढ़ता है, समझ आ रहा है? एक खबर रटने की चीज़ है या समझ के चीज़ें ड्रॉ करने की चीज़ है? चीज़ें ड्रॉ करने की चीज़ है। बस फिर यही चीज़ें आ जाती है एग्ज़ाम में एमसीक्यू बन के। इकोनॉमिक सर्वे में बस यही सब है, और बजट में भी यही सब बात है। एक बार आपका फंडामेंटल तैयार हो जाए दिमाग, एक बार आपका प्लेटफॉर्म बन जाए, बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक टर्म्स, और इकोनॉमी तो साइंस ही है, इंटर रिलेशन बन जाए सारे, इसे धाड़ धाड़ कंक्लूजन्स निकलती हैं। लाइफ टाइम प्रॉब्लम क्या है, सब्जेक्ट प्रिपेयर नहीं है, फंडामेंटल्स बने नहीं, फायर फाइटिंग अप्रोच, हर एक नया आर्टिकल को याद करना। कितने याद रख लोगे? 10 दिन बाद 4 नहीं याद रहने, और फिर जब एमसीक्यू आएगा तो उसे किस आर्टिकल से जोड़ के देखेंगे? ऐसा तो हो ही नहीं पाएगा, इतनी रिपोजिटरी तो है ही नहीं। कंक्लूजन्स जो ड्रॉ की होंगी, कॉन्सेप्ट्स, तो एमसीक्यू सामने आएगा, एकदम से जुगाड़ लगा लोगे, पता चल जाएगा ऐसा होता है। ओके, तो दैट्स द इम्पॉर्टेंट थिंग। इतनी बात क्लियर? तो वही वो यहाँ पर कह रहे हैं, ये लाइन हो गई हमारी, आगे बढ़ते हैं। अर्लियर, ऑथर बता रहा है, आर्टिकल बता रहा है कि अर्लियर, पहले डेट वाज मेनली टेकन टू बिल्ड अप होल्डिंग ऑफ एसेट्स like house, car, but it has fallen now from 110.4% of GDP जून 2021 में, जो होल्डिंग ऑफ एसेट्स, मतलब आपने डेट लिया और जो एसेट्स बनाए हैं, वो 110.4% ऑफ जीडीपी था। बट ये मार्च 2024 में गिर के 108.3% ऑफ जीडीपी हो गया। मतलब अर्लियर डेट वाज मेनली टेकन टू बिल्ड अप assets or to holding of assets, example like house, like car, but it has fallen now from 110.4% of GDP in June 2021 to 108.3% of GDP in March 2023. ओके, और ये हम आपको 2 इमेजेस के वाया भी उन्होंने ये ट्रेंड एनालाइज करके आपको बताया है। दोनों इमेजेस हम आपको एक बार दिखा देते हैं, आप उन्हें ध्यान से समझ लीजिए। देखिए, सबसे पहली इमेज यहाँ पर है, फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ के रूप में लिखा है इसको। देखिए, सबसे पहले तो वो ये कह रहे हैं, फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ दैट इज़ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, द स्टॉक ऑफ हाउस होल्ड डेट हैज़ शोन अ ग्रेजुअल इंक्रीज दैट इज़ राइजिंग फ्रॉम 36.6% इन जून 2021 to 41% in March 2024. This is the graph. सेकेंड वन इज़, पहली चीज़ उन्होंने आपको दिखाई फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, 39.1 से बढ़ के आए 42.9, कोई बात नहीं। फाइनेंशियल एसेट्स से देखते हैं, फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ बिल्ड हो रही हैं तो उधर फाइनेंशियल एसेट्स भी होंगे। देश की जितनी जीडीपी है उसके सामने एसेट्स कितने खड़े हैं, देश के लोगों के घर बार, ये वो सब कुछ खड़ा है ना, तो वो दो जोड़ो, और देश की जितनी जीडीपी है उसके सामने लोगों का कर्जा कितना खड़ा है उसको जोड़ो। तो जीडीपी का दीवार सामने रखनी है, उसके सामने कर्जे की दीवार बनाओ, वो बन रही है लगभग 42 इंच लंबी। 100 इंच की दीवार अगर जीडीपी की, तो कर्जे की दीवार 42 इंच की। लेकिन 100 इंच की दीवार अगर जीडीपी की, तो पहले एसेट की दीवार बनती थी 110 इंची, अब वो बन रही 108 इंची। ये किधर गया?
माल किधर उड़ गया, ये सवाल है। ये देखो उन्होंने पूछा फाइनेंशियल एसेट्स परसेंटेज ऑफ जीडीपी, द स्टॉक ऑफ हाउस होल्ड एसेट्स, आपके स्टॉक ऑफ हाउस होल्ड एसेट्स, आपके घर वालों ने घर बनाया है, गहने बनाए हैं, एफडियाँ, सब कुछ एवरीथिंग आप लोगों ने क्रिएट किया है। वो तो इतने लंबे वर्षों के तहत क्रिएट करके रखा हुआ है ना, उसका सारा स्टॉक जीडीपी के साथ कंपेयर कर लो। सो द स्टॉक ऑफ हाउस होल्ड एसेट हैज़ फॉलन फ्रॉम 110.4% of GDP in June 2021 to 108.3 by March 2023. This is the fall. और ये बहुत बड़ा फॉल होता है, इट्स नॉट दैट ईजी। ओके, यही चीज़ वो बता रहे हैं कि क्या मैक्रो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को एक्टिव हो जाना चाहिए, समस्याएं चल रही हैं, जो नेसेसरी कदम है वो उठा लेने चाहिए। सरकार का इंटरवीन का समय आ गया है, और ये जो कदम उठाए हैं आरबीआई ने, क्या सही दिशा में चल भी रहे हैं? दिस इज़ द क्वेश्चन दैट दे आर आस्किंग। ओके, तो वही चीज़ यहाँ पर पूछी गई। अगला वो कह रहे हैं अ रिडक्शन इन एसेट्स, यू हैव सीन 110 to 108 एसेट्स में रिडक्शन एंड एन इंक्रीज इन डेट लाइबिलिटीज़। अब आ गए हम कंक्लूजन तक। तो ऐसे कोई आर्टिकल और मुश्किल नहीं आपके लिए, बस पेशेंस एंड योर सब्जेक्ट नॉलेज और अप्लाइड नेचर, बस हो गया। देसी भाषा में अंदर डालते जाओ बस। तो एसेट रिडक्शन हो रहा है और लाइबिलिटी और डेट बढ़ रहा है, क्या करके दे रहा है वो मैं लिखता हूँ यहाँ पे। तो फिर सवाल ये है कि वरीज़ क्या है, हमारे एसेट्स रिड्यूस हो रहे हैं, हमारी लाइबिलिटीज़ और डेप्ट बढ़ रहे हैं, तो वरीज़ क्या है? सो देन देयर आर सम वरीज़ हैं कुछ, वो क्या है? आरबीआई ने तो ये बात कह दी कि सुपर प्राइम और प्राइम कैटेगरी में क्रेडिट बढ़ा है, ठीक है, और उसमें हमने ये भी देख लिया कि सुपर प्राइम और प्राइम कैटेगरी में जो क्रेडिट गया है उसका 64% क्रेडिट एसेट क्रिएशन में चला गया है। डन, ये भी ठीक है, लेकिन एक चीज़ जो इस फैक्ट में दबी, वो कौन सी चीज़ थी? जो हमारे देश में 5 लाख या उससे बिलो इनकम हाउस होल्ड्स हैं, उनके द्वारा जो क्रेडिट लिया गया है वो क्रेडिट किस काम में गया है, ये बड़ा क्वेश्चन था। अगर हम इसे मैक्रो इकोनॉमी से जोड़ के देखें, क्योंकि उस सेगमेंट का 5 लाख और उससे बिलो इनकम वाले सेगमेंट का देश में डोमिनेंस है नंबर्स में, दे आर द मेजर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो उसी चीज़ पर यहाँ लिखा गया है कि द इंक्रीज इन बोरोइंग्स बाय प्राइम एंड सब प्राइम बोरोवर्स हाइड द फैक्ट that much of borrowing for consumer purposes is being done by households with lower levels of income। जब हम ये कह रहे हैं कि सब प्राइम और प्राइमरी कैटेगरी में क्रेडिट बढ़ गया, डन, और उनका क्रेडिट चला गया एसेट क्रिएशन में, डन, लेकिन देश के अंदर जो कंज्यूमर पर्पसेस से कंज्यूमर कैटेगरी में लोन गया है वो मेजॉरली देश के किस इनकम ग्रुप ने लिया है, ये बड़ा सवाल था, जो मैक्रो इकोनॉमिक चुनौती है हमारे लिए। और वो इनकम ग्रुप है द लो लेवल इनकम ग्रुप, वो चीज़ यहाँ पर लिखी है। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग दैट मच ऑफ द बोरोइंग फॉर कंज्यूमर पर्पसेस इज बीइंग डन बाय हाउसहोल्ड्स विद लोअर लेवल्स ऑफ इनकम, while 60% of loan taken by super prime borrowers are for asset creation, but half the loans taken on by subprime borrowers are for consumption purposes। सब प्राइम बोरोवर्स ने जितना भी लोन लिया है उसका आधा तकरीबन कंजम्पशन पर्पसेस के लिए चला गया है। ये चीज़ ये इंडिकेट करती है कि कुछ बातों पर हम विचार करें कि फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, इसके फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, उसके फैक्टर्स क्या हैं। देखो, सबसे पहली चीज़ ऐसा माना गया, जो हमने पहले डिस्कस किया, कि इनकम क्रंच हुआ है, इनकम्स घटी हैं, पोस्ट पैंडेमिक पीरियड में ये हुआ होगा। तो सबसे पहली चीज़ कि उनकी आमदनी घटी है, अपने खर्चे, अपनी कंजम्पशन की ज़रूरतों की पूर्ति के लिए उन्होंने कंजम्पशन कैटेगरी लोन्स लिए हैं, जो कि मेनली अनसिक्योर्ड लोन्स होते हैं। अनसिक्योर्ड लोन्स जैसे कि पर्सनल लोन्स या क्रेडिट कार्ड के वाया लोन। तो अगर हम ये देखें कि लोन किन्होंने लिया है, तो लो इनकम ग्रुप, जो 5 लाख से बिलो वाले इनकम ग्रुप हैं, उनके टोटल लोन का 50% के आसपास का लोन कंजम्पशन पर्पस में जा रहा है।
सेकंड, कौन सा फॉर्म ऑफ लोन लिया है। तो देश के अंदर जो अनसिक्योर्ड लोन है, वो लोन का डेट ज़्यादा किन पे चढ़ा है, लो लेवल इनकम ग्रुप्स पे, कि पर्सनल लोन्स और क्रेडिट कार्ड लोन्स इन्होंने लिए हैं और उसको कंजम्पशन पर्पस के लिए यूज़ किया है। ये दो चीज़ें यहाँ पर आपके सामने निकल कर के आई और इन्हीं के अपने इम्पैक्ट भी हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर लिखा है कि अनसिक्योर्ड लोन्स लाइक द क्रेडिट कार्ड डेट इंक्रीजेस, इंडिकेटिंग द ग्रेटर स्ट्रेस फॉर लोअर लेवल इनकम, दैट इज़ द इनकम बिलो 5 लाख ग्रुप। जब हम अनसिक्योर्ड लोन्स की पेनिट्रेशन पर बात करते हैं तो हम ये मानते हैं कि स्ट्रेस डीप हो रहा है, क्योंकि कौन है वो लोग जो अनसिक्योर्ड लोन ज़्यादा ले रहे हैं। आप अपने सराउंडिंग में बात कर लेना। जब हम प्राइम और सुपर प्राइम बॉरोवर की बात करते हैं, दे आर डीलिंग विद द सिक्योर लोन्स, लोन फॉर द एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस, लोन फॉर द enhanced manufacturing capacity, loans for education, loans for new joint ventures or new ventures, loans for property, real estate, everything. बट बिल्कुल दूसरी तरफ, जैसे ही, ये भी अभी समझाऊंगा, जैसे ही यूपीआई आ गया क्रेडिट कार्ड पे, हर गली मोहल्ले में, राशन की दुकानों पे रोज़ का दूध भी स्कैनर पे स्कैन हो रहा है, क्रेडिट कार्ड यूपीआई इनेबल्ड। ये कौन लोग हैं? अगल बगल वाले को देख के लागतबाजी में स्कूटी निकलवाई, बुलेट निकलवाया और क्रेडिट कार्ड से उसकी किस्तें जारी। क्रेडिट कार्ड खुद किस्त है, उससे आगे किस्तें जा रही। और क्रेडिट कार्ड का ब्याज आप जानते हैं, इंटरेस्ट आप जानते हैं। और वो इतने पहुंचे हुए हैं कि वो ब्याज ही ब्याज लेते हैं या फिर पूरा असल लेते हैं। 50 डेज़ की विंडो वो आपको देते, तो 50 डेज़ में आप ऐसा क्या तीर मारने वाले हैं? जो लोग क्रेडिट कार्ड यूज़ कर भी रहे हैं, 50 डेज़ में क्या ही हो जाने वाला। क्रेडिट कार्ड पे आदमी तभी आता है जब हालत ख़राब, क्योंकि वो ये मान रहा है कि आज क्रेडिट कार्ड यूज़ कर लेते हैं, 20 दिन बाद तनख्वाह आएगी, सेट हो जाएगा। जो 20 दिन बाद तनख्वाह आनी है, वो तो पहले ही लिखा पढ़ाई में माइनस में चली गई है, वो तो पहले ही पता कहाँ चली जानी है, उससे पूरा नहीं हो पाना क्रेडिट कार्ड का वो अमाउंट। सो आप हमेशा पता करिएगा, मेजॉरली अगर सोसाइटी के अंदर इनकम अपॉर्चुनिटीज़ कम हुई हों, अनएम्प्लॉयमेंट फैल रहा हो, इनकम क्रंच आया हो और कंजम्पशन एक रिक्वायरमेंट के रूप में खड़ी हो, तो लो लेवल इनकम ग्रुप्स ही अनसिक्योर्ड लोन्स की तरफ ज़्यादा जाते हैं। और अनसिक्योर्ड लोन कैटेगरी में इजाफा हुआ है। देश के सामने बड़ी चुनौती ये है कि बहुत तेज़ी से, आरबीआई के सामने बहुत बड़ी चुनौती है कि बहुत तेज़ी से अनसिक्योर्ड लोन्स एक्सपेंड कर रहे हैं। जैसे पर्सनल लोन बढ़ रहा है और क्रेडिट कार्ड लोन्स बढ़ रहे हैं, और वो यूज़ हो रहे हैं आगे कंजम्पशन के लिए। सो नो एसेट क्रिएशन। इसका मतलब जो लोग ये लोन ले रहे हैं, वो एवरी पासिंग डे डेट की लाइबिलिटी में ट्रैप होते जा रहे हैं। और अगर वो इस तरह से लाइबिलिटी में ट्रैप होते चले जाएंगे, लाइबिलिटी उन पर बिल्ड होती चली जाएगी, तो जो कुछ मीगर इनकम उनकी रह भी गई हैं, वो आगे डेट सर्विसिंग में जाएंगी, किस्तें पे करने में जाएंगी, ऋण चुकाने में चली जाएंगी। इसका इकोनॉमी पे बड़ा असर पड़ेगा। कैसे असर पड़ेगा, इसको हम इस चीज़ से जोड़ करके देखते हैं कि अगर अनसिक्योर्ड लोन्स इंक्रीज़ होते चले जा रहे हैं लो लेवल इनकम ग्रुप में, तो ये इस बात का इंडिकेटर है कि ग्रेटर इकोनॉमिक स्ट्रेस क्रिएट हुआ है उन ग्रुप्स के अंदर, और जिसका नतीजा ये निकलता है कि जो इनकम मल्टीप्लायर है उसकी पावर रिड्यूस हो जाती है। इनकम मल्टीप्लायर की पावर रिड्यूस हो जाती है। ये इनकम मल्टीप्लायर क्या होता है अभी समझा देते हैं, फिर आपको सारी कहानी समझ आ जाएगी। ध्यान से समझो। हम ऐसा मानते हैं कि देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर। तो मल्टीप्लायर को ऐसे देखा जाता है कि हाउ मच आउटपुट इंक्रीजेज फॉर अ गिवन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। हाउ मच आउटपुट इंक्रीजेज फॉर अ गिवन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, मतलब ये एक आदमी, आपने ₹100 डाला, इसको दिया,
इसने उस ₹100 का कितना कंजम्पशन में यूज़ किया, ये डिसाइड करेगा कि कितनी चीज़ें इकॉनमी के अंदर प्रोड्यूस हुई। फॉर एवरी 100 रुपीज़ गिवन टू दिस पर्सन, वो कितनी डिमांड क्रिएट कर रहा है, वही तो डिसाइड कर रहा है कि कितनी आउटपुट है इकॉनमी में, कितनी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है। इसी को तो मल्टीप्लायर कहते हैं। तो हम ये मानते हैं कि असल में ये जो होते हैं ना खिलाड़ी, ये जो 5 लाख और उससे बिलो वाले लो इनकम, असल में इन्हें सब कुछ अभी जीवन में लेना है। इन्हें चाहिए अच्छा घर, इन्हें चाहिए अच्छे कपड़े, इन्हें अच्छी शिक्षा, इन्हें कन्वर्ट होना है स्कूटी से बुलेट, बुलेट से गाड़ी पे, इन्हें सब कुछ करना है। इन्हें आना है सिंपल मोबाइल से स्मार्ट मोबाइल से आईफोन। तो इनके पास जब पैसा आता है, मतलब इनकी जब इनकम आती है, इनके पास जब इनकम आती है, वो इनकम कईयों की इनकम बन जाती है। वो इनकम गुड्स और सर्विसेज की डिमांड क्रिएट करती है। तो इस तरह से एक मल्टीप्लायर इफ़ेक्ट क्रिएट होता है कि आपने यहाँ पर निवेश किया, 100 रुपया लगाया, और वो 100 रुपये ने आगे अर्थव्यवस्था को चलाया। वो 100 रुपये ने आगे अर्थव्यवस्था को चलाया, क्रिएटिंग द डिमांड। ओके, ये होती है इनकम मल्टीप्लायर की पावर। और बेस्ट ऑफ बेस्ट पावर क्या है कि पैसा लग रहा है और ज़बरदस्त मांग पैदा हो रही है। ऐसा माना जाता है कि जो लो इनकम हाउस होल्ड होते हैं, उनके केस में ये जो पावर ऑफ इनकम मल्टीप्लायर है, ये ग्रेटर होती है, ज़्यादा होती है लोअर इनकम हाउस होल्ड के केस में। क्यों ज़्यादा होती है? बिकॉज ग्रेटर प्रपोर्शन ऑफ देयर इनकम्स इज ट्रांसलेटेड इनटू कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्योंकि उस समय तक इनकी बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स मीट नहीं हो रही होती हैं, इन्हें वो रिक्वायरमेंट मीट करनी होती हैं अभी। तो इसलिए आप इन्हें ये नहीं कह सकते सेविंग करो सेविंग करो। इनके पास पैसा आएगा, ये खर्चेंगे। इसलिए इन परिवारों में अक्सर जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, ज़्यादातर कमाने वालों को समझा ही रहे होते हैं, थोड़ा बचा, थोड़ा बता, थोड़ा हाथ खींच, बहुत उड़ रहा है। तो इसलिए जो पावर ऑफ इनकम मल्टीप्लायर है, यहाँ पर जो हमारा केस डिस्कस हो रहा है, इसमें लो लेवल इनकम ग्रुप के एक मामले में ग्रेटर होती है, क्योंकि उनकी बहुत सी रिक्वायरमेंट्स अभी तक मीट हुई नहीं होती हैं, उन्हें वो मीट करनी होती हैं, और वो मीट होंगी बाय कंज्यूमिंग द गुड्स एंड सर्विसेज। ऐसे में अगर उनकी इनकम बढ़ती है या उन पर पैसा लगता है या इकोनॉमी में गवर्नमेंट ने निवेश किया तो उनके हाथ पैसा आया, वो ज़्यादा से ज़्यादा कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में बदलेगा। इससे ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होंगी, इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलेगा, चीज़ें बदलेंगी। इतनी बात समझ में आई? इस तरह से इकोनॉमी में एक मल्टीप्लायर इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा कि एक की इनकम कंजम्पशन में बदल के दूसरे की इनकम बनी है। ओके, लेकिन बिल्कुल दूसरी तरफ जो रिच सेक्शन होता है सोसाइटी का, उसकी अब तक की मांगें, गाड़ी है, घर है, कपड़ा लत्ता सब है, उससे पूछो क्या चाहिए, बर्थडे तक नहीं मनाते, बोर हो जाते हैं। हमेशा आपके घर में जो काम काज कर रहे हैं वो बर्थडे देखना कितना मनाते, पैसा पकड़ उकड़ के मनाते, केक बड़ा लेके आते। और दूसरी तरफ जो पूरा ऊब गए हैं सब कर करके, तो छड़ पर कपड़ा है, गाड़ी है, पैसा है, सब है, तो ज़्यादा दिमाग लगाते रहते हैं, स्टॉक में डाल दो, प्लाट में डाल दो, बैंक में डाल दो। तो ये गुड्स एंड सर्विसेज की कंजम्पशन कम करते हैं, डिमांड कम क्रिएट करते हैं, सेविंग्स की तरफ ज़्यादा जाते हैं। और सेविंग के बाद जो पैसा है वो तो फिर निवेश का काम करेगा, तो करेगा, प्रोडक्शन को सीधे सपोर्ट नहीं करती ना, सेविंग सीधे तो नहीं सपोर्ट करती। दुकानदार को कौन पसंद है? वो जो उसकी दुकान के बाहर खड़ा और उसकी गाड़ी की डिक्की में पहले से बहुत सारे कपड़े हैं और खड़ा और रुका चला गया। नहीं, दुकानदार को वो पसंद है वो जो आया
और कहीं उसकी जेब में सीढ़ियाँ चढ़ने से पहले पैसे आ जाएं 50,000, लिफाफे भर भर के लेके जाएगा, वो खुश हो गया इसको देख के। तो इनकम मल्टीप्लायर की पावर रिच हाउस होल्ड के केस में कमज़ोर होती है और लो लेवल इनकम हाउस होल्ड के केस में स्ट्रांग होती है। आमदनी बढ़ाओ सही, उनके कैसे उछकते हैं देखना, फिर सब खरीदने निकलेंगे, कहते थोड़े 4 पैसे आए, बढ़िया ज़िंदगी। लेकिन जो पहले से ही बढ़िया ज़िंदगी जी रहे हैं वो क्या करें अब, वो सेविंग पे सेविंग। ओके, यहाँ पर ये लिखा है। सो द मल्टीप्लायर दैट इज़ इनकम मल्टीप्लायर, अगर लगातार ये होता रहे कि जो डेट है वो बढ़ते चले जा रहा है, तो उसका मल्टीप्लायर पे इम्पैक्ट क्या आता है कि द राइज इन बोरोविंग फॉर कंजम्पशन स्पेसिफिकली अमंग द हाउस होल्ड्स विद लोअर लेवल्स ऑफ इनकम is something that requires due attention. Why? Because it will impact the multiplier. How? Reduction in the power of the multiplier. And why? Because multiplier indicates how much output increases for a given increase in investment is greater for lower income households, since a greater proportion of their income is translated into consumption of goods and services. Richer households will have a smaller multiplier, since most of their immediate needs are met and a greater proportion of their income goes into savings. तो ऐसे में ये बहुत बड़ी तवज्जो का कारण बन जाएगा सरकारों के लिए कि अगर लोअर इनकम हाउस होल्ड इस तरह से कंजम्पशन बेस्ड डेट में चले जाएंगे, अनसिक्योर्ड लोन्स को कंज्यूम करते चले जाएंगे, तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि उन्हें इसी डेट को सर्विस करना है। तो अगर ऐसे में उनकी जो मौजूदा इनकम है वो, और आगे अगर सरकार लाभकारी योजनाओं की मदद से या लार्जर इन्वेस्टमेंट्स की मदद से उनकी आमदनी में कोई बढ़ोतरी कर भी रही है, तो उसका एक अच्छा खासा हिस्सा डेट सर्विस में चला जाएगा। नई डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज शायद क्रिएट ना हो, तो सरकार को ऐसा दिखेगा कि मैक्रो इकोनॉमिक बदलाव लाने के बावजूद भी, यानी कि इनकम टैक्स रेट्स कट करने के बावजूद भी, निवेश करने के बावजूद भी, इंटरेस्ट रेट्स कट करने के बावजूद भी इकॉनमी क्यों नहीं उस स्तर पर बढ़ रही, इनकम मल्टीप्लायर रोल क्यों नहीं प्ले कर रहा? क्योंकि देश का वो हिस्सा जो इनकम मल्टीप्लायर को ज़्यादा से ज़्यादा पावर देता है, वो हिस्सा एक बहुत बड़े ट्रैप में है डेट के, जो कि कंजम्पशन ओरिएंटेड डेट है। और हो सकता है या तो वो उसकी सर्विसिंग में लगा हुआ है, और या हो सकता है सर्विसिंग भी नहीं हो पा रही, बिल्कुल दब गया है। दैट इज़ द प्रॉब्लमेटिक थिंग। तो अगर देश की फाइनेंशियल हेल्थ को स्टेबल रखना है, फॉर एवरी यूनिट ऑफ इन्वेस्टमेंट हमने यूनिट ऑफ प्रोडक्शंस क्रिएट करने हैं, फॉर एवरी यूनिट ऑफ इन्वेस्टमेंट अ यूनिट ऑफ आउटपुट इंश्योर करना है, फॉर एवरी यूनिट ऑफ इन्वेस्टमेंट अ यूनिट ऑफ आउटपुट एंड यूनिट ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंश्योर करना है। वी नीड टू थिंक अबाउट द क्रेडिट सिस्टम ऑफ द कंट्री और द क्रेडिट रिकॉर्ड्स कि कंजम्पशन कैटेगरी में कितना जा रहा है, कौन है जो कंजम्पशन कैटेगरी का लोन कंज्यूम कर रहा है, कौन से लोन है वो अनसिक्योर्ड कैटेगरी में है, कारण क्या हो गए, वो क्यों इतना कंज्यूम करने लग गए, इस पर भी बात करेंगे, और इसके नतीजे क्या आने वाले हैं। ये सारे मैटर ऑफ डिस्कशंस होते हैं। आई बात समझ में? तो अगर ऐसा लग रहा है कि सरकार लगातार निवेश बढ़ा रही है, सरकार इनकम टैक्स स्लैब्स को कंफर्ट करके इन टैक्स घटा रही है, सरकार इंटरेस्ट रेट्स में कटौती करके क्रेडिट को सस्ता भी कर रही है, लेकिन फिर भी अगर लगे कि आमदनी नहीं बढ़ रही लोगों की, क्योंकि रोज़गार नहीं बढ़ रहे, क्योंकि पैदावारें नहीं बढ़ रही, प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा, वो इसलिए क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज की मांग में अभी भी कमी चल रही है। वो इसलिए कमी चल रही है कि इनकम मल्टीप्लायर अभी पावर अटेन नहीं कर पा रहा है, प्रॉब्लम में है, क्योंकि जो पिछला कांड हो रखा है अभी तो वही सेटल होने में लग जाएगा टाइम। ये देखना है, ऐसे काम करती है अर्थव्यवस्था, ऐसे वैज्ञानिक हैं वो लोग भी। एक बड़ा कारण इन लोन्स की तरफ लोगों के जाने का, वो पहले पढ़ लिया, इनकम क्रंच, वो तो हमने समझ लिया। दूसरा बड़ा कारण, अगर इनकम क्रंच है, पोस्ट पेंडेमिक इफेक्ट अभी भी है, और लोग अपनी कंजम्पशन को संतुष्ट करने के लिए अनसिक्योर्ड कैटेगरीज ऑफ लोन की तरफ जा रहे हैं, कंजम्पशन की तरफ जा रहे हैं, ये मैक्रो इकोनॉमिक इशू है, सरकार को देखना चाहिए कि क्यों नहीं आमदनी बढ़ रही, क्यों नहीं रोज़गार बन रहा, क्या समस्या आ रही है, क्या इनइक्वलिटी ऑफ वेल्थ तो नहीं क्रिएट हो रहा, इनकम एक दिशा में तो नहीं जा रही है। लेकिन दूसरा मैटर है
कि क्या ये फिनटेक्स के कारण हुआ है? जो फाइनेंशियल टेक्निकल सॉल्यूशंस हैं, ज़बरदस्त क्रेडिट कार्ड कंपनीज, जोमेटो पे एक ऑर्डर 200 रुपये का, साथ में अगर इतना सा कर लो और तो फिर ये फ्री मिल जाएगा, 600 तक पहुंच गए। कुछ भी खरीदने जा रहे हैं तो एक से एक योजनाएं खड़ी हैं। तो जो फिनटेक कंपनीज हैं, इन्होंने बड़े पैमाने पर इस तरह के लोन्स का एक्सेस लोगों के मुंह में डाल दिया जाके। जो नहीं लेना चाहता उसको भी क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं, और क्रेडिट कार्ड भी यूपीआई इनेबल्ड कर दिया। हर छोटी बड़ी दिन रोज़मर्रा की चीज़ें आप इससे कंज्यूम करो, यूज़ करो। तो यहाँ से फिर बड़ा सवाल उठता है कि फाइनेंशियल सेक्टर में जो इनोवेशंस हैं, क्या वो इनोवेशंस इकोनॉमिक फ्रेजिलिटी को बढ़ा नहीं दे रही? क्या वो ऑलरेडी लो लेवल इनकम ग्रुप्स को फाइनेंशियल मार्जिनलाइजेशन की ओर नहीं ले जा रही? हम उन्हें फाइनेंशियली मार्जिनलाइज करते चले जा रहे हैं। क्या ये एक नए तरह का ही डेट ट्रैप क्रिएट नहीं कर रही? तो ये भी सोचना होगा कि फाइनेंशियल इनोवेशंस को लगाम कब डालनी है, कैसे रोकना है इन चीज़ों को, कैसे सटीक बनाना है। ये भी देखना है कि लोग, जैसे जुए के चक्कर में आप गेमिंग ऐप्स हैं, आपको वार्निंग दी जाती है, उस चक्कर में नहीं पड़ना। वैसे ये भी चीज़ें घातक हो सकती हैं। मूवी टिकट्स क्रेडिट पे ले रहे हैं आप, डिनर आप क्रेडिट पे कर रहे हैं, सब कुछ, एवरीथिंग यू आर डूइंग दिस। तो एक लाइफस्टाइल प्रमोट किया जा रहा है। फाइनेंशियल इनोवेशंस इतने सारे आ चुके हैं, ऑफर्स आपके सामने आ रहे हैं, एडवर्टीजमेंट्स आपके सामने आ रही हैं, आपको छोड़ा ही नहीं जा रहा कुछ भी। मोबाइल लॉन्च हो रहा है, तुरंत ईएमआई बन जा रही है, कपड़े ईएमआई पे आ रहे हैं। कैन यू इमेजिन? वेबसाइट पे जाइए, कपड़ा ईएमआई पे, एक्सेसरीज, ग्लेयर्स, चश्मे अच्छे महंगे, रेबन का चश्मा 8-9 हज़ार का नहीं ले सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं, तुरंत उसने नीचे लिख दिया 666 पर मंथ। बस सोच के देख, इधर 666 करके बैठ गया, उधर मोबाइल का 2566 करके बैठ गया, उधर जूतों का 119 करके बैठ गया, इधर किसी का कुछ करके बैठ गया, कर करा के 3-4 हज़ार ही जेब में कुछ बचता था वो कर करा के बैठ गया इधर। तो ना एसेट क्रिएशन, ना फाइनेंशियल सेविंग्स, वो इरोड हो गई। जो आ रहा है इन्हीं की सर्विसिंग में लगा रहा है, नई डिमांड नहीं हो पा रही, प्रॉब्लमेटिक थिंग है। तो ये देखना ज़रूरी है कि इस तरह से डेट स्ट्रेस ना बढ़ जाए, इंडेटेडनेस ना बढ़ जाए इन लोगों की, हमारे देश में इनकम मल्टीप्लायर कमज़ोर ना हो जाए कि उसके बाद फिर उसे उभार ना सके। सब प्राइम लेंडिंग इस सेक्टर को खास तौर तोड़ रही है, वो ना तोड़ जाए। और फाइनेंशियल इनोवेशंस का रोल क्या है, कब लगाम लगानी है, कितना रोकना है, कितना बढ़ने देना है, उनको जुडिशियसली कैसे काम करवाना है, इन सब बातों पर ध्यान देना है। ओके, ये था हमारे सारे आर्टिकल का सार। आपका सब्जेक्ट और आपके सराउंडिंग में चल रही खबरें दोनों मिलकर के आपको ऐसे सशक्त बनाते हैं। हमें चीज़ों को इस मायने में समझना है। कितने अच्छे से आपने इनकम मल्टीप्लायर समझा, कितने इम्पॉर्टेंट मैनर में आपने इम्पैक्ट समझा इकोनॉमी में। आपने एक बहुत लार्जर आस्पेक्ट कि सिंपली एक खबर सुनी कि नॉन हाउसिंग कैटेगरी में हाउस होल्ड सेक्टर का लोन जा रहा है, और उसको लेकर के देश की बड़ी इंस्टीट्यूशंस की वरी क्या है उसको समझना शुरू किया। और वो कितनी बड़ी थी, देश की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी से जुड़ी थी, इकोनॉमिक ग्रोथ से जुड़ी थी। अगर लंबे समय तक ये इनकम मल्टीप्लायर कमज़ोर चला जाए तो जो भी सरकार रिफॉर्म्स लाएगी टैक्स के माध्यम से, या जो भी आरबीआई इंटरेस्ट में बदलाव लाएगा, या जो भी सरकार वेलफेयर योजनाओं के माध्यम से निवेश करेगी, या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के माध्यम से, अगर वो सही में देश के स्तर पर आउटपुट बढ़ाने में योगदान ना दे पाएगा तो वो तो सरकार पर भी एक बर्डन और देश के उद्योगपतियों पर भी एक बर्डन आ जाएगा। उनका निवेश नुकसान में चला जाएगा। भारत अच्छा निवेश का केंद्र नहीं रह जाएगा तो विदेशी निवेश भी नहीं आएगा। आपकी अगर कंट्री में आपकी फर्म्स, आपके प्रोडक्शन यूनिट्स के प्रॉफिट मार्जिन्स अगर कमज़ोर हुए तो उनकी लिस्टिंग कमज़ोर होती है शेयर मार्केट में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छवि कमज़ोर होती है, लोन रेज करने की पावर कमज़ोर होती है। और ये कमज़ोर हो रही है क्योंकि एक बहुत बड़ा वर्ग देश में इकोनॉमी में फ्रेजाइल हो रहा है, फाइनेंशियली मार्जिनलाइज हो रहा है। और क्यों हो रहा है? क्योंकि वो कर्जे में चला जाएगा। वो कर्जा जिससे उभरने के लिए उसने कोई एसेट बनाया नहीं, खपत को समर्थन देने के लिए, जबकि खपत आमदनी से समर्थन होती है, कर्जों से नहीं। खपत आमदनी से समर्थन होती है। आमदनी क्यों नहीं है?
क्या हो गया आमदनी को? क्या लोग रोज़गार लेने के लिए तैयार नहीं है? मांग नहीं रहे? मांग रहे हैं तो फिर है क्यों नहीं? ये बड़ा सवाल है। और अगर है तो फिर लोगों की ज़रूरतें क्यों नहीं पूरी हो रही उस आमदनी से? ये बड़ा सवाल है। और अगर हो रही हैं तो ये कौन सी नई ज़रूरतें फाइनेंशियल रेवोल्यूशंस के बाद, टेक्निकल सोल्यूशंस के बाद हमने रख दी, जो शायद उनकी इस इनकम ब्रैकेट में बननी नहीं चाहिए थी ऐसी ज़रूरतें, लेकिन फिर भी हमने उनके सामने वो ज़रूरतें बना के रख दी कि आपको तो ये मोबाइल लेना ही चाहिए, आपको तो ये कपड़े लेने ही चाहिए। फिर इन पे रोकथाम कैसे लगेगी? ये तो गलत है। ये सब बातें, ये सब सवाल हैं। अब हमने जो ये कराया, एक सीक्वेंस में अगर इसको हम पढ़ दें तो आपको रियलाइज़ होगा कि आप बैक ऑफ द माइंड इसे इमेजिन कैसे करते हैं। समझ के की गई चीज़ें सेम चीज़ से पढ़ने पर फिर रिमाइंड कैसे होती हैं। लास्ट में अब हम उस पर कंक्लूड करते हैं। चलिए एक बार रीडिंग प्रैक्टिस करें कि आप पढ़ते तो समझते कैसे, अगर समझा हुआ है तो। पूरे फुल आर्टिकल से शुरुआत नहीं करते, सिंपली यहाँ से शुरू करते हैं, हेल्दी बोरोइंग एंड बोरोवर्स वाले टॉपिक से। आरबीआई कह रहा है, इवन दो household debt has increased significantly, the RBI highlights several points pointing towards the health of the Indian economy. For one, the RBI presents data to indicate that rising borrowing is being driven by an increase in the number of borrowers rather than rising indebtedness. Secondly, the proportion of subprime borrowers has been reducing, with almost 2/3 of the debt belonging to prime borrowers and those with above prime credit quality. Rising per capita debt amounts is witnessed only for super prime borrowers, indicating that only highly rated borrowers are undertaking larger levels of debts, mainly using it for asset creation. देखिए कैसे पानी की तरह आर्टिकल समझ, ये हिंदू का हाई रेटेड आर्टिकल था। कोई भी सोचेगा कि बहुत कॉम्प्लेक्स आर्टिकल है, पर आप देखो कैसे समझ रहे हैं सीमलेसली। ये जादू है सब्जेक्ट का। बोरोइंग बाय इंडिविजुअल कंज्यूमर्स हैज़ बीन an important source of credit growth since the pandemic. The RBI did introduce measures to curb this growth, leading to a slowdown in credit growth since September 2023. The slowdown has seen a shift towards healthier borrowers, with some prime borrowing seeing a relative reduction. This can be seen as a net positive outcome, indicating healthy credit growth focused on asset creation by worthy borrowers and an increase in borrowing without an increasing average indebtedness. Borrowing increase हो रही है, indebtedness नहीं, क्योंकि large number of borrowers पैसा ले रहे हैं. Second, on increasing consumption, उस front पे क्या? However, there are some worries. The share of loans taken for consumption purposes has increased over time. Households are taking on credit largely for consumption purposes and not to accumulate assets such as houses or vehicles or to invest in education. The increase in borrowings by prime and subprime borrowers hide the fact that much of borrowing for consumption purposes is being done by households with lower levels of income. While 64% of loans taken on by super prime borrowers are for asset creation, nearly half of the loans taken on by subprime borrowers are for consumption purposes. Households earning less than 5 lakh have largely taken on unsecured loans such as credit card debt for consumption purposes, while richer households largely take on debt for purposes of purchasing housing. Amongst forms of debt, personal and credit card debt have shown a gradual increase in delinquencies in September 2024 relative to September 2023. Delinquencies मतलब वो कंजम्पशन, खुले खर्चे इधर उधर, जैसे जुवेनाइल्स की डेलिंक्वेंसीज होती हैं, इधर उधर की हरकतों में लगे रहना. इंडिकेटिंग ग्रेटर स्ट्रेस
for lower income households. The RBI outlines the dangers emanating from financial stress for lower income households. Around half of all borrowers with credit card debt or personal loans also have हाउसिंग और व्हीकल लोन्स. तो जिनके ऊपर ये वाले लोन्स थे, क्रेडिट कार्ड और पर्सनल, उनके ऊपर तकरीबन आधे लोग ऐसे भी हैं जिनके ऊपर हाउसिंग लोन भी है, कार लोन भी है. इधर से अगर क्रेडिट कार्ड या कंज्यूमर लोन या पर्सनल लोन डिफ़ॉल्ट होता है तो वो डिफ़ॉल्टर ही बोलेंगे. ऑल कैटेगरीज ऑफ लोन एक तरह से डिफ़ॉल्ट कहला जाएंगे. इससे उनकी क्रेडिट हिस्ट्री बिगड़ती है, NPA बिगड़ता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया, और दूसरे अच्छे लोन्स कैटेगरी पे भी इसका इम्पैक्ट आ जाएगा. हो सकता है वो उसकी भी EMIs ना पे कर सकें. तो बैंक्स के लेवल पे ये क्राइसिस ऐसे खड़ा होगा कि एक पर्सन ने हाउसिंग लोन लिया, कार लोन लिया, दिक्कत नहीं, वो दे रहा था, साइमल्टेनियसली बड़े अमाउंट पे पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड लोन भी ले लिए, और ये चीज़ अब उसे मजबूर कर रही है डिफ़ॉल्टर होने के लिए, क्योंकि वो पे तो अपनी इनकम से ही करना है उसने. इधर पे नहीं हो पा रहा है, इधर NPA हो रहा है, और जो थोड़ा बहुत पे कर पा रहा है उस वजह से उधर भी पूरा पे नहीं हो पा रहा है. और अच्छे सेगमेंट्स में भी NPAs बोलने शुरू हुए, अच्छे सेगमेंट्स में NPA बोलने शुरू हुए, पहली बात ये. दूसरा, अच्छे से हाउसिंग लोन, कार लोन पे कर रहा था, बट वो वाले लोन पे नहीं कर पाया, सब प्राइम हो गया, क्रेडिट रिकॉर्ड्स वीक हुए, बैंक्स का प्रोफाइल पुअर हो गया, क्योंकि उसी बैंक का कार लोन है और उसी बैंक का पर्सनल लोन है, एक पे हो रहा है, एक नहीं पे हो रहा है. ये इस तरह की समस्याएं पैदा करता है. ओके. द RBI outlines the dangers emanating from financial stress for lower income households. Around half of all borrowers with credit card debt or personal loans also have housing or vehicle loans. A default in any category leads to all loans of the same borrower being classified as non-performing loans for the lending institutions. Thus, if a borrower defaults on credit card debt or a personal loan, the housing loan will also be classified as a non-performing asset. So, rising stresses in unsecured loans can spell weaknesses for higher value loans as well. The RBI is keen to assert that the loan makeup is gradually shifting towards more prime borrowers, with some prime borrowers reducing. And एक मिनट, ठीक है. So the RBI is keen to assert that the loan makeup is gradually shifting towards more prime borrowers, with subprime borrowers reducing. This may be the case, but the overhang of consumer debt implies that macroeconomic problems might arise. वो जो कंज्यूमर लोन लटक रहा है वो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा कि मैक्रो इकोनॉमिक इश्यूज चल रहे हैं, वो आगे आ सकते हैं. चलिए इस मैक्रो इकोनॉमिक इम्पैक्ट को थोड़ा समझ लें. द इम्पैक्ट ऑफ डेट ऑन द मल्टीप्लायर. द राइज इन बोरोइंग फॉर कंजम्पशन स्पेसिफिकली among households with lower levels of income is something that requires due attention. What factors have driven this increase? Has it come about because households have faced greater income insecurity since the pandemic and are hence borrowing through the medium of credit cards and unsecured loans to tide over income and consumption shortfalls? Or is it because financial innovations have allowed for households to undertake larger borrowings on the back of financial instruments like credit cards? The former, वो जो income वाला issue है, the former indicates a weak macroeconomy, while the later, innovations वाला, carries with it uncomfortable questions such as the role of financial innovations in leading to the development of fragility and stress by exposing lower income households to greater debt, pushing them towards financial marginalization.
Regardless of the factor leading to an increase in this category of loans, the fact that the share of consumption loans has been rising is not a healthy outcome, as it indicates a relative reduction in the number of assets being created even as households become more indebted. कर्जाई ज़्यादा होते जा रहे हैं, एसेट्स फिर भी नहीं क्रिएट हो रहे. Increasing household debt, especially for poor households, implies a reduction in the power of the income multiplier. The multiplier, which indicates how much output increases for a given increase in investment, is greater for lower income households, since a greater proportion of their income is translated into consumption of goods. Richer households will have a smaller multiplier, since most of their immediate needs are met and greater proportion of their income goes into savings. However, if lower income households are saddled with debt, some proportion of their income will go into servicing their debt, leading to lesser spending and hence a lower multiplier. An economy with greater levels of household debt, especially from poor households, might show slower growth for the same amount of investment. In this case, it remains to be seen how much impact macroeconomic policy moves, such as the reduction in income tax rates, would have if households are largely indebted. There might be certain indications that the borrowing structure is healthy and shifting towards super prime borrowers, but policy will have to remain awake to the possible sources of fragility engendered by the increase in consumption loans and the proliferation of unsecured forms of consumer credit. ये राहुल मेनन जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं जिंदल स्कूल ऑफ गवर्नमेंट एंड पब्लिक पॉलिसी में एट द ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी, उनका लिखा 12 मार्च का आर्टिकल था जो हमने आपको समझाया है. ओके, आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग. मैं आपसे क्या उम्मीद लगा रहा हूँ, हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट, हम उसे करेंगे टिल डेट अपडेट अप्रोच के साथ, लेकिन वो सब्जेक्ट हमारा क्या बनेगा, स्किल. लेक्चर पे लेक्चर नहीं करने का, स्किल बनाने का. इंट्रोडक्शन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोनॉमिक्स किया, स्किल बनाया, और ये स्किल जो अब ये सारा समझ के बैठे हो, अब सोचो ये बातें करो किसी से, कितना प्रैक्टिकल हो गए. सोचो इकोनॉमी में, सोचो ये बातें ही ऐसी करो कि द एवर इंक्रीजिंग financial innovations in the form of fintechs, and they're expanding ultimately the reach of unsecured loans and the credit card penetration to the lower income groups in the society, and we are creating more and more consumer loans in the market. Ultimately we are not going to end up with a good state of economy, because we need to focus on the asset creation as well. We need to understand that there is a concept of income multiplier which is greater in context of the lower income groups. And if they are ridden with too much loans which are of consumer category, the same share of investment will not create that much output, and ultimately it will not convert into the employment. And how can we achieve more GDP growth? Because we need 7.5 to 8% GDP growth rate if we want to develop India in a developed version by the year 2047. ये है प्रैक्टिकल डिस्कशन है जो आप बातें करोगे लोगों से. संवाद ये तब होगा जब कुछ सीखा गया अंदर होगा. पढ़ते जाना, रटते जाना, घोटते जाना, इधर से चैप्टर कर लिया, उधर से लेक्चर लगा लिया, इधर से एक आर्टिकल पढ़ लिया, ये क्या है, इसको ख़त्म करना है हमें. ठीक है, बात समझ आई. थोड़ा डिटेल में गया ये, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थी. एक तो खबर खुद करनी थी, उसमें सारे फिनोमेना, कॉन्सेप्ट, फैक्ट सारे खुद भी थे. दूसरा बार बार सब्जेक्ट से रिलेट करना था. तीसरा बार बार अप्रोच बनाना था कि कर क्यों रहे हैं. और चौथा कैसे पढ़ना चाहिए चीज़ों को, वो सिखाना था. थैंक यू.